हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब भाइयों। आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल के व्लॉगिंग चैनल के बारे में बताने आया हूँ। ये चैनल मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त का है जो दिन रात मेहनत कर रहा है आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने में। तो भाई लोग, मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, प्लीज़ अपने भाई को पूरा सपोर्ट दिखाओ। उनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और उनका हौसला बढ़ाओ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियोज़ तो देख रहे हो पर लाइक्स बहुत कमा रहे हैं। भाई को भूल मत जाना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हम दोनों के चैनल्स को जमकर सपोर्ट करो। शुरू करते हैं धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कैंट टॉवर सिटी के अंदर प्रकट हुआ जहां सोल सेंटिनल्स और सेडेन अभ्यास कर रहे थे। सेडेन निक्सिरा के साथ अभ्यास कर रही थी जो एक मूक हत्यारिन है। वह एल्सा की सोल सेंटिनल्स में से एक है। चूंकि सेडेन धनुष का उपयोग करती है, ये छायादार हत्यारिन उसकी प्रतिक्रिया गति और निशानेबाजी सटीकता को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे अच्छी प्रतिद्वंद्वी है। टॉवर के अंदर मृत्यु स्थायी नहीं है, इसलिए वे अपने हमलों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बड़े भाई, मुझे आपकी याद आई। छोटी मानव लड़की कैंट की ओर दौड़ी और उसकी बाहों में कूद गई। कैंट, जो लगभग उसे भूल गया था, मुस्कुराया और उसे घुमाया, जिससे ली हुआ हंसने और खिलखिलाने लगी और आखिरकार उसे वह बड़े भाई वाला व्यवहार मिल गया जिसकी उसे चाहत थी। निक्सिरा और बाकी सेंटिनल्स की बदौलत वह अपनी दादी की मृत्यु से उबर चुकी थी, जिससे वह खुद को प्यार और देखभाल महसूस कर रही थी। थोड़ी देर उसे घुमाने के बाद उसने उसे नीचे उतारा और देखा कि कहीं वह लंबी हो गई है। लेकिन उसकी निराशा के लिए वह अभी भी उतनी ही ऊंची थी, 1 इंच भी नहीं बढ़ी। तुम बढ़ रही हो, कैंट ने उत्साहवर्धक लहजे में कहा। लीहुआ ने बस उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आप बहुत बुरे झूठे हैं भाई, मुझे पता है मैं कभी इससे लंबी नहीं होंगी, तो झूठ बोलना बंद करो। कैंट ने शर्मिंदगी से मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाया और उसे आश्वस्त किया। चिंता मत करो, तुम जैसे छोटे लोग जब बड़े होते हैं तो सबसे ताकतवर बन जाते हैं। हालांकि एटॉमिक डिवाइन बॉडी फिजिक अभी तक जागी नहीं थी, लेकिन उसके पास ये थी और यही कारण था कि उसकी ऊंचाई या आकार फिर कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वह चाहे तो ये सब बदल सकता है। वह बस एक रूपांतरण कौशल सीख सकती थी और अस्थायी रूप से एक बड़ा शरीर धारण कर सकती थी। बड़े भाई, ये देखो। लीहुआ ने अपनी कमर पर टंगा खंजर निकाला और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाने लगी। यह ऐसा था जैसे कोई जिसने वर्षों से खंजर का उपयोग किया हो, क्योंकि वह वास्तव में इसे कुशलता से अपनी उंगलियों के बीच घुमा रही थी, जिससे कैंट ने अपनी भौं उठाई। उसने ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह चौंक गया। ये कमाल है ना। बड़ी बहन निक्सिरा ने मुझे ये करना सिखाया, लीहुआ ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। तुम एक प्रतिभाशाली हो लीहुआ, एक अनोखी प्रतिभाशाली। छोटी मानव मुस्कुरा दी, जिससे कैंट को अजीब तरह से उसके लिए खुशी का एहसास हुआ। उसने उसे अपने कंधे पर उठाया और 3 सेंटिनल्स और नाइट राइडर की ओर बढ़ा, जो उसकी उपस्थिति देखकर अभ्यास करना बंद कर चुके थे। तुम चारों ने मैलोरिक्स और उनके गुलामों के धंधे से निपटने में अच्छा काम किया है, कैंट ने कहा। उन्होंने स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। मैलोरिक्स से निपटने का उनका मिशन एक जबरदस्त सफलता से कहीं अधिक था। उन्होंने उनके रैंकों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, जो सेडेन की मृतकों की यादों को पढ़ने की क्षमता के कारण संभव हुआ था। यह ऐसा कुछ था जिसका उपयोग उसने अपने मिशन की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर किया था। इसलिए जब सब कुछ समाप्त हो गया तो वे भी मारे गए जिन्होंने वर्षों पहले उनके साथ व्यापार किया था। उन्हें रोकने के लिए करना ही था, सेडेन ने एक धर्मी जादूगरनी की तरह कहा। तो ये जानकर खुश हो जाओ कि तुम आखिरी गुलामों के धंधे का सफाया नहीं करोगी, कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह गंभीर हो गया। इस बार हमारे पास एक मिशन है जिसमें हर कोई शामिल होगा। हालांकि तुम चारों मेरे साथ और एक अन्य साथी के साथ चलोगी। हालांकि मैं अपने विरोधियों को कम नहीं आंकना चाहता, लेकिन लड़ाई सरल होगी, इसलिए तैयार रहना। मैं तुम्हें मिशन का समय बताऊंगा। हम तैयार रहेंगे। बहुत अच्छे, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा, कैंट ने उनसे कहा और लीहुआ को लेकर चला गया। बड़े भाई, मैं भी इस मिशन में शामिल होना चाहती हूँ। पिछली बार बड़ी बहन निक्सिरा मुझे अपने साथ नहीं ले गई थी, इसलिए मैं इस बार शामिल होना चाहती हूँ, लीहुआ ने अपना छोटा खंजर एक पेशेवर की तरह पकड़ते हुए कहा। कैंट उसकी मांग पर हंसा। तुम अभी भी इस मिशन में शामिल होने के लिए बहुत छोटी हो, उसने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। लेकिन लीहुआ मुस्कुराई नहीं। लेकिन बड़े भाई, मैं ये कर सकती हूँ। उसने फिर से खंजर को अपनी उंगलियों से घुमाया, जिससे कैंट की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं जानता हूँ तुम ये कर सकती हो। हालांकि यह मिशन तुम्हारी बड़ी बहनों और भाइयों के लिए है। मैं वादा करता हूँ जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगी तो मैं तुम्हें हर उस मिशन पर ले जाऊंगा जहां मैं जाऊंगा। लीहुआ को यह अस्वीकृति पसंद नहीं आई, लेकिन वह समझ गई कि कैंट क्या कहना चाह रहा था, इसलिए उसने उसके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी की। आपने वादा किया था, जब समय आएगा और आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, उसने नखरा किया, लेकिन कैंट ने उसे शांत कर दिया। मैं अब वापस जा रहा हूँ। अपनी ट्रेनिंग मत छोड़ना, ठीक है? तुम अब तक बहुत अच्छा कर रही हो। लीहुआ ने सिर हिलाया और कैंट गायब हो गया। उसका अगला गंतव्य उसकी महिलाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण टॉवर थे। इस बार गया ने यह सुनिश्चित किया कि कैंट बिना उनके प्रशिक्षण पथों में प्रवेश किए अंदर जा सके। उनके टॉवर के अंदर एक पोर्टल था जो अंदर जाता था, मतलब उनके पास बाकी टावरों की तरह ही एक रहने की जगह थी। लेकिन क्योंकि वह जानती थी कि कैंट वहां आ सकता है, उसने ये सुनिश्चित किया कि जैसे ही वह या कोई अन्य अंदर प्रवेश करे, मालिक को सूचित किया जाए। इसलिए कैंट ने उन सभी को 16 दिनों के बाद बाहर आने के लिए कहा। मिशन 20 घंटे में शुरू होगा, मतलब उनके पास टॉवर के अंदर प्रशिक्षण के लिए 20 दिन थे। संदेश देने के बाद उसने टॉवर छोड़ दिया और बाहर प्रकट हुआ। जैसे ही वह बाहर आया, अंकल ड्रू, जो 2 सप्ताह से अधिक समय से दूर थे, एक काले पोर्टल से बाहर निकले। उनसे सीधे नर्क से आए किसी व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। कैंट, जो बता सकता था कि वह रूट ग्रेट सेज बन गया था, मुस्कुराया। इससे ये भी पता चलता है कि वह अंडरवर्ल्ड और नर्क में जो कुछ भी करने गया था वह एक जबरदस्त सफलता थी। उसने उसे बताया कि टॉवर के अंदर की तरह ही अंडरवर्ल्ड और नर्क में भी समय तेजी से चलता है। ये टॉवर के अंदर के समय से भी तेज है, इसलिए जब बाहर केवल 21 दिन बीते थे, वहाँ 1 साल या उससे अधिक बीत चुके थे। कैंट ने उसके चारों ओर की आभा पर सिर हिलाया। आप बिल्कुल सही समय पर आए, अंकल ड्रू। मिशन तैयार है, हम 20 घंटे में रवाना होंगे, उसने अपने नाइट राइडर कप्तान से कहा, जो अंडरवर्ल्ड में वर्षों बिताने के बाद मजबूत हो गया था, और उसने 2 ट्रांसेंडेंस और 6 ग्रेट सेज को नर्क के दैत्यों में बदल दिया था। कैसा रहा, अंकल ड्रू? कैंट ने पूछा और अंकल ड्रू मुस्कुराए। यह मेरी उम्मीद से बेहतर रहा, मालिक। अगर संभव हो तो मैं और लोगों को वहां ले जाना चाहता हूं, उसने कहा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। लगता है आपको इस बार बड़ी सफलता मिली है, अंकल ड्रू ने सिर हिलाया। मेरी मुलाकात अंडरवर्ल्ड में एक व्यक्ति से हुई जिसने मेरी बहुत मदद की। अब मेरे पास 2 असेंशन स्टेज के नर्क दैत्य और 6 ट्रांसेंडेंट स्टेज के नर्क दैत्य हैं, और इस व्यक्ति के कारण नर्क के दैत्य उनके मानव रूपों जैसे नहीं हैं।
वे कई गुना अधिक मजबूत और घातक बन गए हैं। वाह अंकल ड्रू, वह कौन व्यक्ति था जिसने आपको इतनी खुशी से मुस्कुराने पर मजबूर किया? वास्तव में वह कौन व्यक्ति था जिसने आपको इतना राक्षसी बनने में मदद की? कैंट ने भी मुस्कुराते हुए पूछा। यदि उसने जो कहा वह सच था तो यह व्यक्ति जानने और शायद दोस्ती करने लायक था। वे उसे अंडरवर्ल्ड की रानी कहते हैं, लेकिन उसने कहा कि उसका नाम निक्स है, जो अंडरवर्ल्ड के 9वें स्तर की शासक है। अंकल ड्रू ने उत्तर दिया और कैंट ने अपनी भौं उठाई। निक्स हूँ। कैंट इस रहस्यमय निक्स के बारे में और अधिक जानना चाहता था, लेकिन वह इंतजार कर सकता था क्योंकि मिशन महत्वपूर्ण था। उसने उसके अधीनस्थ की मदद की थी, मतलब उसे किसी दिन उसे धन्यवाद देना चाहिए। हम इस अंडरवर्ल्ड की रानी के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए मिशन पर चर्चा करते हैं। कैंट ने सांस ली। यह मिशन पहले से ही लगभग सुनिश्चित है। मैंने एक और अंडेड बनाया है जो असेंशन स्टेज के 8वें स्तर पर है। वह अकेले ही काफ़ी है, लेकिन चूंकि महिलाएं लड़ाई में शामिल होना चाहती हैं, वह केवल उनकी देखभाल करेगी। हालांकि अब जब आप यहाँ हैं, मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ रखा जाए। चाहे आप मिशन में शामिल हो या नहीं, हम दोनों महिलाओं को बचाने में सक्षम होंगे, तो क्यों ना आप महिलाओं के साथ शामिल हो जाएं और उनकी मदद भी करें। मैं काइजो, सेडेन और 3 सेंटिनल्स के साथ जाऊंगा। इसका मतलब है कि हम उस असेंशन स्टेज के दुष्ट साधक से निपटेंगे जो वहाँ नीचे छिपा है। कैंट को पता नहीं था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। जब उसे 2 महिलाओं को बचाने का कार्य मिला था तो उसने जो संभावनाएं देखी थी वे एक अलग स्तर पर थीं। हालांकि अब जब वह तैयार था, वह सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था कि वहां उसकी उपस्थिति क्या करेगी, ये देखते हुए कि उसकी टीम में काइजो, वेड्रिस, साइलारा, नियोमी, सेलिन, इनिग्रिड, लिलियन और एल्सा जैसे लोग हैं। वे अब बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और वह सोच सकता था कि उन सभी को सेक्ट मास्टर के खिलाफ खड़ा करना कितना हास्यास्पद लगता है। अंकल ड्रू को भी लगा कि यह कितना हास्यास्पद लग रहा था। मैं समझता हूँ युवा मास्टर, लेकिन मैं अपने एक हेल डेमन को आपके साथ भेज दूंगा। वह मिशन में शामिल नहीं होगा, वह केवल ये सुनिश्चित करेगा कि आपको कोई नुकसान न हो। कृपया इसे अस्वीकार न करें। मुझे पता है कि आपको उस दुष्ट सेक्ट के साथ अपनी लड़ाई के दौरान कष्ट सहना पड़ा था, इसलिए मुझे उसे आपके साथ छोड़ने दीजिए। वह एक छाया है, इसलिए वह आपकी छाया में छिपा रहेगा, अंकल ड्रू ने जोर दिया। कैंट केवल सिर हिला सकता था। अगर उसका नाइट राइडर ऐसा करना चाहता था तो ये ठीक था। उसे स्वाभाविक रूप से इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अगर सब कुछ उसकी गणनाओं के अनुसार हुआ तो वह लड़ेगा भी नहीं। तो तैयार रहें। सब कुछ अंतिम रूप देने के बाद कैंट आराम करने चला गया। वह शारीरिक रूप से भूमिगत गुफा में प्रवेश करने वाला था, लेकिन जैसे ही वह करता, सेक्ट मास्टर को उसकी उपस्थिति का पता चल जाता, जिसका मतलब था कि उसे तेजी से कार्य करना था। उसने आराम किया और तब तक इंतजार किया जब तक केवल 1 घंटा शेष नहीं रह गया। तब उसने सभी को लीजन टॉवर में लाया। मैं तुम सबको तब बाहर लाऊंगा जब मैं गुफा के अंदर प्रकट होऊंगा। साइलारा, तुम्हें बाहर आते ही अपनी उपस्थिति जारी कर देनी चाहिए। इससे उस कमीने को 2 महिलाओं के पास आने से डर लगेगा। इसका मतलब है कि वह भागेगा, लेकिन उसके भागने के बारे में चिंता मत करो, बस अपनी उपस्थिति जारी करो। हालांकि हो सकता है कि वह भागे, लेकिन उसके गुर्गे नहीं भागेंगे, तो तुम महिलाएं जानती हो कि क्या करना है। 2 महिलाएं प्राथमिकता हैं, इसलिए पहले उनके पास पहुंचो और उन्हें टॉवर के अंदर ले जाओ। तुम भूमिगत गुफा को साफ कर सकती हो और जब सब कुछ समाप्त हो जाए तो टॉवर के अंदर वापस जा सकती हो। मुझे उम्मीद है कि हम सब समझ गए होंगे कि क्या करना है। उसकी महिलाओं से लेकर उसके अंडे तक सभी ने सिर हिलाया। बहुत अच्छे, मैं तुम सबको अगले 1 घंटे में बाहर लाऊंगा। वे हट गए और इंतजार करने लगे। मारा और कैमिला उसके करीब आई और उसे गले लगाया। सावधान रहना कैंट, तुम्हारी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो, मेरे पास अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय हैं। उन्हें चूमने के बाद कैंट वापस सेक्ट में गया और अपने साधारण कपड़ों में उसने स्वॉर्ड गेट छोड़ दिया और जल्दी नाश्ते के लिए टेस्टी होम पवेलियन की ओर चल दिया। वहां से निकलकर वह साधारण कदमों में सेक्ट मास्टर की हवेली की ओर बढ़ा। जिन सभी ने उसे देखा, उन्हें संदेह नहीं हुआ कि वह एक महत्वपूर्ण मिशन पर जा रहा था जो सेक्ट को कई तरीकों से बचाएगा। 55 मिनट के बाद वह सेक्ट से 2 किलोमीटर दूर पहुंचा। तब उसने रुककर दूर हवेली की ओर देखा। तुम्हारा समय समाप्त हुआ सेक्ट मास्टर। लोगों के साथ हर तरह की बुराई करने में बिताए गए सभी वर्ष आज समाप्त होते हैं। वह फिर से चला और जल्द ही हवेली से 1 किलोमीटर दूर था। वह एक बार फिर रुका और रूल ब्रेकर कौशल का उपयोग किया, जिससे उस पर सभी फॉर्मेशनों के प्रभाव समाप्त हो गए। वह अंदर टेलीपोर्ट करना चाहता था, इसलिए उसने उन सभी फॉर्मेशनों को निष्क्रिय कर दिया जो उसके टेलीपोर्टेशन को रोकते थे। जब कौशल लागू हो गया तो उसने पलक झपकाए और मोटी जंजीरों से लटकती खून की कड़ाही के नीचे प्रकट हुआ। इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगा, लेकिन सेक्ट मास्टर ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया और एक देवता की तरह उसने अपने गुर्गों को सक्रिय कर दिया। लेकिन कैंट भी एक कदम आगे था। साइलारा द हॉबिंगर को बाहर लाया गया। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने अपनी लेवल 8 रूट असेंशन स्टेज की आभा जारी कर दी, जिसने स्थान को अपने दमनकारी दबाव से भर दिया। गुफा कांप उठी और नकली दीवारों में बनाए गए सभी द्वार ढह गए क्योंकि राक्षसी प्राणी बाहर भागने लगे। प्रतिक्रिया का समय तेज था, लेकिन कैंट एक कदम आगे था। उसने फिर से टेलीपोर्ट किया और जंजीरों से बंधे पिंजरों के बगल में प्रकट हुआ। जिन 2 महिलाओं ने साइलारा द्वारा अपनी उपस्थिति जारी करते समय हवा में बदलाव महसूस किया था, वे सीधी खड़ी थीं। देवियों, आपका राजकुमार चामिंग यहाँ है। कैंट मुस्कुराया और अपनी महिलाओं अंकल ड्रू और वेयरड्रिस को बाहर लाया। वह भाग रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। उसने नारा की ओर आंख मारी, जिसके चेहरे पर हैरानी का भाव था जब उसकी नजर अपनी बहन मारा पर पड़ी। यह एक सपने जैसा था, लेकिन अब यह उसके सामने एक वास्तविकता थी। नकली दीवारें खुल गईं और राक्षसी प्राणी बाहर निकल आए। अपने राक्षसी रूप में सुसज्जित नियोमी तुरंत कार्रवाई में कूद पड़ी। उसके बाद उसकी बहनें आईं। बड़ी बहन मारा, तुम और कैमिला महिलाओं को मुक्त करो, सेलिन ने कहा, और फिर उसने अपना युद्ध रूप धारण कर लिया। वध शुरू हो गया, लेकिन यह उनकी अपेक्षा से जल्दी समाप्त हो जाएगा। कैंट एक बड़े स्थान के अंदर प्रकट हुआ और तब उसका सामना सेक्ट मास्टर से हुआ, जो एक कलाकृति को सक्रिय कर रहा था। तुम भाग नहीं सकते सेक्ट मास्टर, बस हार मान लो और अपनी मौत स्वीकार कर लो, कैंट ने कहा, क्योंकि उसने सेडेन, काइजो और 3 सोल सेंटिनल्स को बाहर निकाला। वे कार्रवाई में कूद पड़े और उन्हें घेरने वाले गुर्गों का वध करने लगे। वास्तव में कैंट को उम्मीद नहीं थी कि यह मिशन इतनी आसानी से हो जाएगा, विशेष रूप से सेक्ट मास्टर के चेहरे पर घबराहट के भाव को देखते हुए। हालांकि वह जो नहीं जानता था वह यह था कि साइलारा ने अपनी उपस्थिति जारी करने से अधिक कुछ किया था। उसने एक कौशल का उपयोग किया था जिसने सेक्ट मास्टर के नियंत्रण में सभी रूट ट्रांसेंडेंट स्टेज के गुर्गों को समाप्त कर दिया था। यही कारण था कि जब कैंट प्रकट हुआ तो वह बहुत अधिक डर गया था। मर जा, सेक्ट मास्टर ने कैंट पर एक वस्तु फेंकी, लेकिन काइजो ने उसके पास पहुंचने से पहले ही उसे अपनी बिजली से उड़ा दिया, जिससे हवा जहर से भर गई।
उसी समय सेक्ट मास्टर हरे रंग की रोशनी में डूब गया और मजाकिया हंसी के साथ गायब हो गया। मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसके गायब होने से पहले ये उसके अंतिम शब्द थे। उसके दिमाग में वह बच निकला था। हालांकि वह ये देखने में विफल रहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे आया था जिसके पास एक आकाशीय टॉवर था और बदला लेने का इरादा था। कैंट को महिलाओं को बचाना था, लेकिन वह सेक्ट मास्टर को भागने नहीं दे सकता था। उसका मिशन ये सुनिश्चित करना था कि वह मर जाए। फिर भी जब उसने ऐसा किया तो कैंट के होठों पर एक मुस्कान आ गई। सेडेन, सुनिश्चित करो कि यहाँ सब कुछ ठीक से निपट लिया जाए। जब तुम्हारा काम हो जाए तो दूसरों के साथ शामिल हो जाओ और टॉवर वापस चले जाओ। हम वापस आएंगे। उसकी हथेली में एक वस्तु दिखाई दी जिसे अगर ध्यान से देखा जाए तो वह उसी के समान थी जिसका उपयोग सेक्ट मास्टर ने किया था। तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और फिर एक भूत की तरह वह और काइजो गायब हो गए। अगले ही सेकंड वे एक पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुए जिसके एक तरफ विशाल समुद्र था और दूसरी तरफ घना जंगल था। सेक्ट मास्टर, जो भागने में सफल हो गया था, अब खुद को फिर से कैंट के सामने पाया। तो फिर काइजो, क्या तुम पहले जाना चाहते हो? थंडर क्लैप, काइजो चिल्लाया, हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए। जैसे ही उसने एक शक्तिशाली ताली बजाई जिससे बिजली की एक मोटी किरण निकली जो सेक्ट मास्टर द्वारा बनाए गए गुंबद पर जोर से गिरी। अगले ही सेकंड काइजो गरजती ध्वनि के साथ आगे बढ़ा, एक शक्तिशाली मुक्का मारा जिसने गुंबद को अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया। रैपिड स्लैश। इससे पहले कि सेक्ट मास्टर काइजो के मुंह से उबर पाता, 450 तलवार चाप उस पर बरस पड़े जिससे वह कुछ मीटर पीछे धकेल दिया गया। तलवार क्यूई से बने ये तलवार चाप उसके शरीर पर कुछ कट लगा गए। इससे उसका क्रोध और भी अधिक भड़क उठा। कैंट और काइजो ने सेक्ट मास्टर के साथ बातचीत करने के बजाय मुक्कों और वारों से युद्ध शुरू करने का फैसला किया, जो यह समझने की पूरी कोशिश कर रहा था कि सब कुछ कहाँ गलत हुआ। वह सतर्क था, ये सुनिश्चित कर रहा था कि किसी को कुछ संदेह न हो, लेकिन अंत में वह पकड़ा गया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसे कभी कुछ संदेह नहीं हुआ। यह उसके लिए बहुत दर्दनाक था क्योंकि वह इतने वर्षों में कभी नहीं जानता था कि उसकी पोल खुल चुकी थी और जिन लोगों के वह करीब था वे वही लोग थे जो उसके पतन का कारण बनेंगे। शायद यह अपराधबोध के कारण था, लेकिन वह दोनों गेट मास्टर्स को सेक्ट के अंदर अपने मुख्य सहयोगी के रूप में देखता था। बेशक वह मारा और नारा के बीच संबंध के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वह मुख्य रूप से उस पर भरोसा करता था क्योंकि कैमिला उसके साथ थी और वह जानता था कि उसकी शिष्या की मृत्यु के बाद कैमिला उसी की बदौलत ठीक हुई थी। इसलिए वह उन्हें अपने सहयोगी के रूप में देखता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने वर्षों से उसके विश्वासघात के बारे में जानती थी। अब उस पर वार कर रहा था वह शिष्य जिसे वह अपनी प्रतिभाओं के संग्रह में अगला जोड़ने वाला था, और वह बस यह नहीं जानता था कि क्या सोचे। वह कैंट के पीछे जाने और उसे अपने रक्त बैंकों में जोड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब वही कमीना उसे अच्छी तरह पीट रहा था और वह अपने दिमाग में यह बात नहीं बैठा पा रहा था। क्वेकिंग फिस्ट। काइजो की मुट्ठी बढ़ गई जैसे ही उसने सेक्ट मास्टर पर हमला किया। बूम। उसकी मुट्ठी एक रक्षात्मक बाधा पर लगी जिसे उसने फिर से तोड़ दिया। इस बार सेक्ट मास्टर एक कदम आगे था और उसने अपना स्टाफ लहराया जिससे एक भूतिया जैसी आकृति प्रकट हुई और कैंट की ओर दौड़ी जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वह जानता था कि अगर कमीना और क्रूर उसे कुछ और मिनटों तक रोके रखे तो उसे युद्ध का स्थान बदलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उसने अपना तुरुप का पता निकाल दिया। काइजो, अभी के लिए तुम उसे संभालो, मैं पहले इस चीज से निपटता हूँ, कैंट ने कहा जैसे ही वह पीछे हटा और भूतिया आकृति का अध्ययन करने लगा। उसने अपनी एन्चांटेड आई से इसका स्कैन किया। नाम, दुष्ट आत्मा, ग्रेट पीक ट्रांसेंडेंट, एक दुष्ट आत्मा जो 10,000 अनिच्छुक प्राणियों की आत्माओं को मिलाकर एक अनुष्ठान के माध्यम से बनाई गई है। इसमें जोड़े गए सभी प्राणियों की शक्तियां होती हैं और यह कोई भी रूप धारण कर सकती है। ये बहुत दुष्ट है फिर भी प्रतिभाशाली, कैंट ने बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई दुष्ट आत्मा पर तलवार चाप छोड़ते हुए। हालांकि जैसे ही हमला उसके शरीर पर लगने वाला था दुष्ट आत्मा छाया के कोहरे में बिखर गई, हमले से बचते हुए। फिर वह फिर से पूरी हो गई और कैंट पर हमला कर दिया, जिससे ड्रैगन को फिर से पीछे हटना पड़ा। आत्मा कोई छोटी दुश्मन नहीं थी, लेकिन कैंट ने इस झटके को सेक्ट मास्टर के लिए अपनी योजनाओं में बाधा नहीं बनने दिया। उसकी योजनाएं कभी नहीं बदलेंगी। चूंकि सेक्ट मास्टर ने केवल एक ही आत्मा निकाली थी, इसका मतलब था कि वह एक समय में केवल एक ही बुला सकता था, लेकिन उसे इसे मारने का एक रास्ता भी खोजना था। बेशक एक अल्केमिस्ट के रूप में वह जानता था कि चीजों को कैसे शुद्ध किया जाता है, इसलिए वह जानता था कि ऐसी आत्मा के खिलाफ क्या उपयोग करना है। उस स्थिति में क्यों ना हम चीजों को गर्म कर दें। कैंट की तलवार आग की लपटों में गिर गई जैसे ही उसने फिर से उस भूतिया आकृति को निशाना बनाया। इस बार उसका हमला लगा जिससे आत्मा दर्द से चीख उठी। ये काम करता है, उसने कहा आगे बढ़ते हुए। अगले ही सेकंड आकाश नीली आग की लपटों से भर गया। वह अपनी गोली वाली आग ब्लू वॉर्ड फ्लेम्स का उपयोग कर रहा था, इसलिए वार काफी दर्दनाक थे। वह मुड़ा और काइजो पर नजर डाली मुस्कुराते हुए। काइजो बेरहमी से सेक्ट मास्टर पर मुंह के बरसा रहा था, जिससे वह एक के बाद एक रक्षा रचने पर मजबूर हो रहा था। सेक्ट मास्टर के दांत पीस रहे थे, उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था क्योंकि काइजो की मुट्ठियां तूफान की तरह बरस रही थीं। वह क्रूर जो वेयरड्रेस और साइलारा के हाथों पीड़ित हुआ था, अब उस गरीब सेक्ट मास्टर पर अपना बदला ले रहा था। प्रत्येक मुक्के ने हवा को फाड़ दिया, ऐसी सदमे की तरंगें भेजी जिन्होंने उनके नीचे की जमीन को तोड़ दिया। वह ऊपर कूदा और अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा दी। सेक्ट मास्टर ने अपना स्टाफ उठाया, एक चमकती बाधा बुलाई, लेकिन काइजो का प्रहार कांच की तरह उसमें से टूट गया। इससे सेक्ट मास्टर को पीछे हटना पड़ा और उस क्रूर से दूरी बनानी पड़ी। तुम भागते नहीं रह सकते। काइजो दहाड़ा, उसका शरीर बिजली से चटक रहा था। वह फिर से हवा में कूदा, उसकी मुट्ठी कच्ची ऊर्जा से चमक रही थी। थंडर हैमर। सेक्ट मास्टर मुश्किल से बचा, जहां काइजो की मुट्ठी लगी वहां जमीन फट गई। चट्टानें और धूल हर जगह उड़ गईं, लेकिन सेक्ट मास्टर ने दिखाई देने वाले एक छोटे से अवसर को बर्बाद नहीं होने दिया। उसने अपना स्टाफ घुमाया और अंधेरे ऊर्जा की एक लहर काइजो की ओर बढ़ी। उसने अपनी बाहों को पार किया, हमले को रोकते हुए, लेकिन उस बल ने उसे कई फीट पीछे धकेल दिया। इस बीच कैंट उस दुष्ट आत्मा के साथ एक घातक नृत्य में फंसा हुआ था। भूतिया आकृति उस पर झपटी, उसके पंजे हवा को चीरते हुए। उसने बचने के लिए कदम बढ़ाया, उसकी तलवार नीली लपटों को पीछे खींच रही थी। उसने तलवार चलाई और लपटों ने आत्मा को घेर लिया, जिससे वह पीड़ा से चीख उठी। लेकिन ये तुरंत फिर से बन गई, उसका छायादार रूप एक भयानक आकार में बदल गया। कैंट ये स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह सेक्ट मास्टर से ऐसी दुष्ट इकाई रखने के लिए ईर्ष्या करता था। इसे मारना उसकी उम्मीद से अधिक कठिन साबित हो रहा था। एक मूल्यवान गुर्गा, अफसोस कि तुम एक नीच व्यक्ति द्वारा बनाए गए हो, कैंट ने बुदबुदाया। उसने अपनी तलवार उठाई और ब्लू वर्ड फ्लेम्स और तेज हो गईं। चलो देखते हैं तुम इससे कैसे निपटते हो। उसने नीचे की ओर तलवार चलाई और नीली आग की एक लहर फूट पड़ी जिसने आत्मा को घेर लिया। लपटों ने और तेज जलना शुरू कर दिया, हवा को एक भट्टी में बदल दिया।
आत्मा तड़प रही थी, उसका रूप टिमटिमा रहा था जैसे वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैंट ने दबाव नहीं छोड़ा। उसने बार बार तलवार चलाई, प्रत्येक प्रहार ने भूतिया आकृति को भस्म करने के लिए और अधिक लपटें भेजी। लपटें ही एकमात्र चीज थी जो इसे कुछ हद तक प्रभावित कर रही थी, और कैंट अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा था ताकि वह सेक्ट मास्टर के लिए अपनी योजनाओं पर वापस लौट सके। इस बीच युद्ध के मैदान से दूर एक सुंदर महिला गहरे रंग के कपड़े पहने और अपने बालों को गहरे रंग के कपड़े से ढके हुए शांति से खड़ी थी, युद्ध को देखती हुई। वह किंगडम प्रोटेक्टर थी जिसने कैंट से दोस्ती कर ली थी। लगता है तुम्हारा समय आ गया विक्टर, उसने बुदबुदाया। इतनी संभावना फिर भी शक्ति की खोज में बर्बाद हो गई। कम से कम तुम्हारी मृत्यु राज्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगी। उसने अपने दिल में आह भरी और कैंट और उसके एंडेड को सेक्ट मास्टर विक्टर को नष्ट करते हुए देखती रही। वह पूर्व प्रतिभाशाली जो सिर्फ इसलिए बुराई की ओर मुड़ गया क्योंकि उसे धोखा दिया गया था। सेक्ट मास्टर की कहानी कई दशकों पीछे जाती है। वह उभरता हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो एथिया साम्राज्य के एक प्रतिष्ठित कुलीन परिवार का उत्तराधिकारी था। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो एक प्रसिद्ध जादूगर का शिष्य बन गया था जिसने पाटिन के युद्ध में भाग लिया था। वह अपने समय के सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक बनने की राह पर था। फिर उसकी मुलाकात एक युवा महिला से हुई और उसके लिए सब कुछ बदल गया। पहले तो वह खुश था क्योंकि जिस सुंदरी से वह मिला था वह मरने को जी चाहने वाली थी। वे उससे ईर्ष्या करते थे, उसके साथ ही उसकी प्रतिभा और उसके प्रेमी के प्रति ईर्ष्या रखते थे। लेकिन जब वह थोड़ी देर के लिए अपने कंधे ऊंचे रखता था, वह सब तब चकनाचूर हो गया जब उसकी पत्नी ने पाटिन के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मिले एक लंबे कान वाले का अनुसरण करना चुना। तब वह क्रोधित हो गया और अपनी स्त्री को वापस पाने के प्रयास में वह निराशा में डूब गया। वह उस योगिनी को हराने में सक्षम नहीं था जिसने उसकी स्त्री चुराई थी, इसलिए वह बुराई की ओर मुड़ गया। उसने अंधकार का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया और वर्षों तक एक प्रतिभाशाली जादूगर के वेश में उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के दुष्ट साधनों का उपयोग किया। उसकी योजना एक संप्रभु बनने की थी और एक बार जब वह इसे प्राप्त कर लेता तो वह योगियों की भूमि पर आक्रमण करेगा और अपनी स्त्री को वापस ले आएगा। वह अभी भी इस भ्रम में था कि वह अपनी स्त्री को वापस पालेगा, भले ही ऐसा कभी नहीं होने वाला था। योगियों के साथ उसकी लड़ाई के कारण योगी जाति ने मनुष्यों को अपना शत्रु घोषित कर दिया और तब से जब भी वे पाटिन के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मिलते वे एक दूसरे को मारने की कोशिश करते। लेकिन वह कभी नहीं रुका। समय के साथ साम्राज्य रक्षक को उसकी अंधेरी कलाओं के बारे में पता चल गया, लेकिन उसने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया क्योंकि वह व्यक्तियों के छोटे मोटे झगड़ों से चिंतित नहीं थी। उसके लिए वह केवल तभी हस्तक्षेप करेगी जब कार्य पूरे साम्राज्य को खतरे में डालें। लेकिन उसने उस पर अपनी नजर रखी और अब उसे कैंट और काइजो द्वारा पीटते हुए देखकर वह केवल आह भर सकती थी। विक्टर ने अपना स्टाफ घुमाया, अंधेरे गोलों की एक बौछार बुलाई जो क्रूर की ओर दागी गई। काइजो ने चकमा दिया और बच निकला, उसकी हरकतें धुंधली थीं। उसने एक पल में दूरी कम कर ली, उसकी मुट्ठी सेक्ट मास्टर की छाती पर जोर से लगी। इस प्रहार ने उसे उड़ा दिया, एक बुलडोजर की तरह पेड़ों को तोड़ता हुआ। लेकिन सेक्ट मास्टर विक्टर जमीन पर अधिक देर तक नहीं रहा। उसने खुद को ऊपर उठाया, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। क्यों अचानक सब कुछ इतना गलत क्यों हो गया? वह चिल्लाया। उसने अपना स्टाफ जमीन पर दे मारा और धरती कांप उठी। जमीन पर दरारें फैल गईं और अंधेरी ऊर्जा एक गीजर की तरह फूट पड़ी। जैसे ही अंधेरी ऊर्जा फूटी, कैंट और काइजो दोनों ने खतरा महसूस किया। काइजो, ऊर्जा को अपनी त्वचा को मत छूने देना, ये जहरीली है, कैंट ने चेतावनी दी और काइजो ने आज्ञा का पालन किया। बाथ इन लाइटनिंग। काइजो का शरीर बिजली के कवच से ढक गया जिससे वह एक दिव्य योद्धा की तरह दिखने लगा। वह राजसी फिर भी खतरनाक हो गया था क्योंकि उसके चारों ओर का बिजली का कवच बहुत शक्तिशाली था। काइजो ने खुद को मजबूत किया, उसका शरीर बिजली से चमक रहा था। आगे आओ, वह चिल्लाया। आगे बढ़ते हुए दोनों भिड़ गए, उनकी शक्तियां प्रकाश और अंधकार के एक अंधाधुंध विस्फोट में टकरा गईं। जिस पहाड़ पर वे लड़ रहे थे वह दो हिस्सों में बंट गया, एक हिस्सा समुद्र में गिर गया जबकि दूसरा धीरे धीरे टूट रहा था। लेकिन लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई थी। सेक्ट मास्टर कठिन प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ था, हालांकि उसकी नींव उतनी ही ठोस थी जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन अंधेरी कलाओं के कारण वह अपने शस्त्रागार में बहुत सारे दुष्ट कौशलों के साथ कठिन बन गया था। लेकिन दुर्भाग्य से उसे काइजो जैसा कोई अपना प्रतिद्वंद्वी मिल गया। यही उसका एकमात्र दुर्भाग्य था, क्योंकि क्रूर केवल मुंह के मारने के बारे में था और जबकि वह चाहता था कि वह उसके जाल में फंसे। काइजो बहुत ही राक्षसी था। कैंट ये जानते हुए कि अगर यह और अधिक समय तक चला तो उन्हें अपनी योजनाएं बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, उसने भूतिया आकृति पर नजर डाली और आह भरी। यदि तुम मरोगे नहीं तो अभी के लिए तुम कहीं ठंडा हो सकते हो, उसने बुदबुदाया। युद्धक्षेत्र कलाकृति उसकी हथेली में प्रकट हुई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने भूतिया आकृति को अंदर खींच लिया। सीधी बात, जिस क्षण तुम्हारा मालिक मरेगा तुम भी मर जाओगे, उसने सेक्ट मास्टर को देखते हुए एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। काइजो, तुम जानते हो कि क्या करना है। सच में, मैं अभी भी यहाँ मजे कर रहा हूँ मास्टर। वह उस पिटाई के थैले की तरह है जो हर दशक में एक बार आता है, काइजो ने सेक्ट मास्टर की छाती पर मुक्का मारते हुए कहा, जिससे वह खून की उल्टी करने लगा। मैं जानता हूँ तुम मजे कर रहे हो, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। भविष्य में तुम्हें कई मौके मिलेंगे खेलने के लिए। अभी के लिए चलो इस कमीने को यातना देते हैं। बहुत अच्छे, काइजो ने आह भरी। चूंकि ऐसा है तो मैं केवल उसे यातना देने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। ओवरड्राइव। उसकी ऊर्जा बढ़ गई और उसकी गति बढ़ गई, एक ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था जिसने सेक्ट मास्टर को पूरी तरह से चौंका दिया। तुम्हारे पीछे, काइजो ने कहा, सेक्ट मास्टर को पीछे देखने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसे उस क्रिया पर पछतावा हुआ क्योंकि जैसे ही वह मुड़ा, बिजली से बना एक मोटा भाला उसकी छाती में घुस गया। अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए कभी अपनी पीठ मत घुमाओ, काइजो ने एक मुस्कान के साथ कहा जो सेक्ट मास्टर के लिए दिल तोड़ने वाली थी, जो क्रोधित होकर अपने दांत पीस रहा था, खून बहा रहा था। मुझे पता है तुम शायद अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो, ये जाने बिना मरना कि यह कैसे हुआ भी एक अच्छी बात है क्योंकि यह अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे लिए चीजों को सरल बनाता है। काइजो ने उसके शरीर पर एक और हमला किया जिससे वह नीचे गिर गया। आपकी बारी मास्टर, क्रूर ने मुस्कुराते हुए कहा। कैंट गायब हो गया और अगले ही सेकंड एक दर्द भरी चीख ने टूटे हुए पहाड़ की चोटी को भर दिया। एक अंधकार में टुकड़ा सेक्ट मास्टर की छाती में घुस गया, लेकिन यह वहां नहीं रुका, दो और उसकी जांघों में घुस गए, जिससे कैंट मुस्कुरा दिया। नीचे मत देखो, खड़े हो जाओ क्योंकि लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, काइजो ने कहा जैसे वह आकाश से उतरा। सेक्ट मास्टर के पैर पर जोर से गिरते हुए हड्डी टूट गई और उसका पैर एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ गया। उससे निकली दर्द भरी चीख उसकी आत्मा से आ रही थी क्योंकि दर्द बहुत अधिक था। ये तो केवल एक टूटा हुआ पैर है, इसके बारे में रोने की जरूरत नहीं है, कैंट ने कहा, एक और टुकड़े को उसके हाथों में घुसने का आदेश देते हुए। मास्टर, क्यों ना हम पहले उसे खड़ा होने दें? मुझे लगता है कि जब वह जमीन पर हो तो हमला करना बदमाशी है और हम लोगों को बदमाश नहीं बनाते, है ना?
वास्तव में हम केवल चमगादड़ों को बदमाश बनाते हैं और वह चमगादड़ नहीं है, कैंट ने एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया। तुम भाग्यशाली हो, इस अवसर का उपयोग ठीक होने के लिए करो ताकि हम जारी रख सकें, कैंट ने मुस्कान के साथ कहा और काइजो मुस्कुरा दिया। दूसरी ओर मेरे पास ये कौशल है जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए चालू रखेगा, तो क्यों न हम इसे लागू करें। काइजो ने अपनी उंगली बढ़ाई और उसमें से गहरी सुनहरी बिजली निकली जो सेक्ट मास्टर की छाती पर लगी। अगले ही सेकंड वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जिससे मास्टर और अधीनस्थ दोनों दुष्टता से मुस्कुरा दिए। तो फिर क्या हम शुरू करें, कैंट ने पूछा। हाँ, हम शुरू करें। बस उसी तरह दुष्ट साधक खुद को दो प्राणियों के सामने पाया जो बुराई से अधिक निर्दोष दिखते थे, फिर भी वे सबसे दुष्ट प्राणी थे जिनसे आप कभी मिल सकते थे। प्रोटेक्टर वेरी ने इस यातनापूर्ण लड़ाई को देखा और खुद से पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, असली दुष्ट कौन है। कैंट और काइजो के सेक्ट मास्टर के पीछे जाने से कुछ सेकंड पहले, इंग्रिड, इन गंदे प्राणियों में से किसी को भी हमारी बहनों के करीब मत आने देना, नियोमी, जो अब अपने युद्ध राजकुमारी रूप में थी, ने कहा जैसे ही उसने अपने भले का एक शक्तिशाली प्रहार किया जिससे अंधेरे ऊर्जा की किरणें निकलीं। प्रभाव पड़ते ही प्राणियों के शरीर धूल में बदल गए, लेकिन वह बेकार नहीं बैठी थी, वह चल रही थी, एक युद्ध राजकुमारी के सार को मूर्त रूप देते हुए। वह प्राणियों को लिलियन, यूनिटी, इंग्रिड और एल्सा की तुलना में अधिक तेजी से मार रही थी। ये बहुत अधिक है, मैं उससे डर भी रही हूँ, एल्सा ने बुदबुदाया। उन्होंने अपनी बहनों के चारों ओर एक बाधा बना ली जो वर्तमान में भावनाओं से अभिभूत थी क्योंकि वे नारा और जेला को देख रही थीं। वे भारी संख्या में उभर रहे झुंड वाले प्राणियों के खिलाफ लड़ रहे थे। सेक्ट मास्टर अचानक प्रतिरोध से चौंक गया, उसने अपने सभी प्राणियों को महिलाओं पर झपटने का आदेश दिया। वह जानता था कि वह भाग सकता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि महिलाएं पूरी दुनिया को बताएं कि वह एक दुष्ट साधक था। इसलिए उसने अपने गुर्गों को महिलाओं के पीछे और उनसे छुटकारा पाने के लिए छोड़ दिया। हालांकि नियोमी उन्हें कोई मौका नहीं दे रही थी, वह हवा की तरह चल रही थी, उसकी हरकतें सहज और तेज थीं और उसकी हत्या विनाशकारी थी, कम से कम कहा जा सकता है। अपनी सभी बहनों में से वेक्सट्रा को छोड़कर, जो एक देवी है, नियोमी अगली सबसे राक्षसी है। और अभी वे सभी उसे एक मशीन की तरह मारते हुए देख रहे थे। वॉर डिवोरिंग, इंग्रिड की आंखें चमक उठी और शून्य फट गया, 5 राक्षसों को पूरा निगल लिया। वे दूसरे रास्ते से, उस रास्ते से दूर प्रकट हुए जिस पर नियोमी लड़ रही थी। मारा, कैमिला, नारा और जेला कुछ भी करने की सही मानसिक स्थिति में नहीं थी क्योंकि उनकी भावनाएं एक अलग तरंगदैर्घ्य पर थीं। वे वहां खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे, खुद को रोक नहीं पा रहे थे। मारा और कैमिला अब नारा और जेला के सामने अपने आंसुओं को अपने चेहरे पर बहने से रोक नहीं सकी। बड़ी बहन, मारा ने अपनी बहन को देखते हुए बुदबुदाया, जो भी अपने आंसू बहा रही थी। जेला, कैमिला ने अपनी शिष्या को पुकारा, जो उसके गले में अभी भी एक नली घुसी होने के बावजूद रोने की आवाज कर रही थी। गुरु, क्या ये सच में आप हैं? मैं मतिभ्रम तो नहीं देख रही हूँ, है ना? जेला ने पूछा। यदि उत्तर वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी तो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। यह मैं हूँ, जेला, तुम्हारी बेकार गुरु जो तुम्हें बुराई से भी नहीं बचा सकी। कैमिला वहीं टूट गई। सेक्ट मास्टर पर भरोसा करने और जेला को उसके अधीन होने देने का उसका अपराधबोध कुछ ऐसा था जिसके लिए वह वर्षों से पछता रही थी। अब उसे जंजीरों में देखकर और एक रक्त बैंक के रूप में उपयोग किए जाने पर वह इस दृश्य से पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। देवियों, जबकि रोना और आंसू बहाना सब प्यारा और मार्मिक है, क्यों न हम पहले उन्हें बचाएं। नियोमी, जिसने अपना राक्षसी रूप धारण कर लिया था, ने अपनी आंखों में कोई भावना नहीं होने पर कहा। वह बर्फ की तरह ठंडी थी, यह उसका स्वभाव था और वह इसे जी रही थी, लेकिन उसने जो कहा वह वास्तव में अच्छी सलाह थी। कैमिला के बगल में खड़े होकर सेलिन ने अपनी तलवार चलाई और मक्खन काटने की तरह पिंजरों को बांधने वाली जंजीरें कट गईं। उसने एक और वार किया और पिंजरे खुल गए। चलो इसे धीरे से करते हैं, नहीं तो नलियां उन्हें चोट पहुंचाएंगी। वेल, जो महिलाओं के बीच एकमात्र सामान्य इंसान थी, ने कहा जैसे उसने ध्यान से उन्हें हटाया। लिलियन, यूनिटी और इंग्रिड पहले से ही सेलिन, एल्सा और वेल के साथ युद्ध में लगी हुई थी, जो 2 पिंजरे में बंद महिलाओं की मदद कर रही थी। सेलिन, उन्हें ले जाओ, नियोमी ने निर्देश दिया और सेलिन ने सिर हिलाया। फिर वह एल्सा की ओर मुड़ी, जो जानती थी कि उसकी आत्मा उपचार क्षमताओं की आवश्यकता होगी। एल्सा बता सकती थी कि उनकी आत्मा ऊर्जा समाप्त हो गई थी, इसलिए वह सेलिन और 2 गेट मास्टर्स के साथ महिलाओं को हरेम टॉवर में ले जाने के लिए शामिल हो गई। जैसे ही वे चले गए, नियोमी ने आदेश जारी करना शुरू कर दिया। अंकल ड्रू और वेयरड्रिस किनारे खड़े थे जबकि साइलारा कहीं दूर लड़ रही थी। लिलियन, तुम और यूनिटी उस रास्ते को लेना, मैं इस एक को संभालूंगी, जबकि इंग्रिड आखिरी रास्ते का ध्यान रखेगी, नियोमी ने कार्रवाई के लिए तैयार होते हुए कहा। अरे, मेरे बारे में क्या? वेल, जो खड़ी रह गई थी, ने पूछा। ओह, तुम अभी भी यहाँ हो, तो दूसरा रास्ता ले लो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वहां से कोई प्राणी आएगा। ये देखते हुए कि इंग्रिड पहले ही इसे साफ कर चुकी है, नियोमी ने अपने युद्ध राजकुमारी रूप में होने के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा। तुम, वेल ने नखरा किया, उसे कोई कार्रवाई नहीं मिली। सेलिन और एल्सा 4 महिलाओं के साथ चले गए, जबकि यूनिटी और लिलियन एक साथ चले गए और केवल वेल पीछे रह गई। वेल, उसकी परवाह मत करो, बस पिंजरों में जानवरों को मुक्त करो, अगर वे बचाने योग्य नहीं है तो उन्हें जल्दी से समाप्त कर दो, यूनिटी ने अभिमानी तलवार सन से कहा। कम से कम तुम में से एक अभी भी समझदार है। वेल हंसी और तेजी से चली गई। एक योद्धा की तरह नियोमी मुस्कुराए और तेजी से आगे बढ़ी, सेक्ट मास्टर द्वारा छोड़े गए प्राणियों को मारती हुई। इंग्रिड और उसकी बाकी बहनें प्राणियों के अपने हिस्से को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थीं। अंततः सब कुछ मारने में उन्हें 5 मिनट से भी कम समय लगा, ये देखते हुए कि साइलारा पहले ही ट्रांसेंडेंट स्तर के प्राणियों का ध्यान रख चुकी थी। उन्हें केवल छोटे प्राणियों से निपटना था। क्या वे सब मर गए? यूनिटी ने पूछा। इंग्रिड ने पूरी गुफा को स्कैन करने के लिए अपनी शून्य आंखों का उपयोग करने के बाद सिर हिलाया। हालांकि इस गुफा के भीतर कुछ खजाने छिपे हैं, हमें उन्हें कैन के लिए इकट्ठा करना चाहिए, इंग्रिड ने कहा। उसके साथ 3 महिलाओं ने सिर हिलाया और वे ये पता लगाने के लिए चली गईं कि वह किस बारे में बात कर रही थी। इस बीच वेल ने पिंजरों के अंदर सभी जानवरों को खत्म कर दिया। वह बता सकती थी कि वे पीड़ित थे और अगर वह उन्हें मुक्त करती तो वे पीड़ित होते रहते, इसलिए उसने उनकी पीड़ा समाप्त कर दी और खून से भरी बड़ी कड़ाही को देखते हुए खड़ी हो गई। ये कुछ दुष्ट है, यूनिटी ने कहा जब वह, लिलियन, इंग्रिड और नियोमी दृश्य पर प्रकट हुई। वास्तव में क्या हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए? लिलियन ने पूछा। नहीं, चलो कैन के निर्णय लेने की प्रतीक्षा करें, इंग्रिड ने उत्तर दिया। लेकिन चलो दूसरे खजाने इकट्ठा करते हैं। वे चले गए और जो कुछ भी मूल्यवान समझती थी उसे इकट्ठा करने लगी। हरेम टॉवर के अंदर नारा और जेला अब बेहोश थी और यिन पूल में डूबी हुई थी। उनके बगल में मारा और कैमिला थी, ये सुनिश्चित कर रही थी कि वे एक पिंजरे के बजाय लोगों से घिरी हुई जागें। एल्सा और सेलिन पूल के सामने खड़े थे, चुपचाप उन्हें देख रहे थे।
उन्होंने वास्तव में कष्ट सहा, एल्सा ने कहा। वह आत्मा के लिए अपनी उच्च संवेदनशीलता के कारण उनकी कपित आत्माओं को महसूस कर सकती थी। किसी की कपित आत्मा होने का मतलब था कि उन्होंने अपार पीड़ा सहन की थी। नारा एक रूट सेज थी 7वें स्तर पर जब वह पकड़ी गई थी, लेकिन अब वह 4थे स्तर की रूट ग्रेड सेज तक पीछे आ गई थी। जेला, जो सेज स्टेज के 3वें स्तर पर थी, भी 5वें स्तर की रूट ग्रेड सेज तक पीछे आ गई थी। जेला को 2 दशक पहले रक्त बैंक में बदल दिया गया था, जबकि नारा ने ये यातना 60 वर्षों से अधिक समय तक सहन की थी। यह एक चमत्कार था कि नारा केवल एक स्तर पीछे आई थी। यह उसकी असाधारण प्रतिभा को भी उजागर करता है, क्योंकि उसने अपनी भयानक परिस्थितियों के बावजूद खेती जारी रखने की इच्छा पाई थी। हालांकि इससे उनके द्वारा सहन की गई पीड़ा कम नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि केंट और काइजो उस कमीने को पूरे एक दिन तक यातना देंगे, सेलिन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, क्योंकि उसने कल्पना की थी कि अगर मौका मिलता तो वह सेक्ट मास्टर को कितनी पीड़ा देती। केंट को जानते हुए मुझे यकीन है कि अगर हम देखें कि वह अभी उसके साथ क्या कर रहा है, तो हमें उस कमीने के लिए भी बुरा लगेगा। वह इसके लायक है। ये बहुत बुरा है कि इन 2 महिलाओं को खुद उसे मारने का मौका नहीं मिलेगा, एल्सा ने कहा, सेलिन को देखने के लिए मुड़ते हुए। उन दोनों ने सिर हिलाया और फिर सेलिन ने नियोमी के साथ संवाद किया, जिसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जहां युद्ध हुआ था, उस पहाड़ की चोटी पर वापस सेक्ट मास्टर विकट छेदों से भरा हुआ था। उसका शरीर कई जगहों पर छिद्रित था, उसकी बाईं आंख निकाली गई थी और दोनों पैर टूटे हुए थे और अप्राकृतिक कोनों पर मुड़े हुए थे। बारीकी से देखने पर उसके दाहिने हाथ की उंगलियां गायब थीं, जो ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियों से खींची गई हों। उसका बायां कान कटा हुआ था और उसके मुंह के कोने कटे हुए थे, जिससे उसे एक विकृत जोकर जैसा रूप मिल गया था। केंट, इस यातनापूर्ण कृत्य का वास्तुकार, ने अपनी कारीगरी को देखा और मुस्कुराया। मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, लेकिन वह दया होगी तो क्यों न मैं फटा। केंट उसे टॉवर जेल में भेजने ही वाला था कि अंतरिक्ष फट गया और 4 महिलाएं उसमें से प्रकट हुईं। केंट प्रिय, तुम उसे हमें क्यों नहीं सौंप देते, नियोमी ने एक मुस्कान के साथ कहा, जबकि इंग्रिड ने शून्य को बंद कर दिया। लिलियन, करो इसे। केंट सेक्ट मास्टर को टॉवर में भेजने की योजना बना रहा था, जहां वह अपनी यातना को तब तक बढ़ाता जब तक कि महिलाएं ठीक नहीं हो जाती और उसे व्यक्तिगत रूप से संभालने के लिए तैयार नहीं हो जाती। लेकिन वह योजना तब रुक गई जब अंतरिक्ष फटा और शून्य के माध्यम से इंग्रिड, लिलियन, नियोमी और यूनिटी प्रकट हुई। वेड्रिस, साइलारा और अंकल ड्रू को वहां नीचे जो कुछ भी छिपा हो सकता था, उसे संभालने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। बेशक सब कुछ साफ कर दिया गया था। इन चारों ने कभी सेक्ट मास्टर के पीछे आने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन सेलिन और एल्सा के नारा और जेला की स्थिति पर नजर रखने के कारण उन्होंने उनसे संपर्क किया और उन्हें जाने दिया और जेला और नारा के स्थान पर सेक्ट मास्टर पर अधिक नुकसान पहुंचाया। हालांकि उसके पास जाने के लिए हरेम कनेक्शन का उपयोग करने के बजाय इंग्रिड अपने कौशल का प्रदर्शन करना चाहती थी। तो एक देवता की तरह अंतरिक्ष फटा और चारों महिलाएं प्रकट हुईं। उसने उनका स्वागत किया। स्पष्ट रूप से केंट जानता था कि वे क्या चाहती हैं, इसलिए जैसे ही वे प्रकट हुईं, वह जानता था कि उन्हें रोकना संभव नहीं था। हालांकि आगे जो हुआ वह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सेक्ट मास्टर केंट और काइजो से मिली सभी पिटाई से घायल और टूट चुका था। एक आंख अंधी हो चुकी थी, दोनों पैर टूटे हुए थे और उसकी बाईं बांह भी टूटी हुई थी, जबकि उसका शरीर छेदों से भरा हुआ था। फिर भी जैसे ही वे प्रकट हुई और नियोमी ने आदेश दिया, लिलियन ने अपना स्टाफ उठाया और एक 7वें स्तर का जादू किया, जिसने तुरंत सेक्ट मास्टर को ठीक कर दिया। उसके पैर ठीक हो गए, उसकी बांह बहाल हो गई और यहाँ तक कि उसकी आंख भी ठीक हो गई। हालांकि वह जिस पीड़ा में था वह कई गुना बढ़ गई थी और उसके मुंह से आ रही कराह की आवाज से ही केंट बता सकता था कि वह पीड़ा में था, एक बहुत ही भयानक पीड़ा। लेकिन उस पीड़ा की नियोमी को कोई परवाह नहीं थी। अपने राक्षसी रूप में वह 5 घंटे तक चल सकती थी। हालांकि वह रूप युद्ध के लिए था, क्योंकि वह एक योद्धा बालिका है। इसलिए एक योद्धा के रूप में अपनी छवि को कलंकित करने के बजाय वह राक्षसी से शारा हत्यारिन में बदल गई। उसका कवच गहरे लाल रंग में बदल गया, उसका भला अब लाल रक्त ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा था और उसकी आंखों में देखने से सेक्ट मास्टर कांप उठा। लिलियन अपने बर्फ तत्व रूप में थी, लेकिन जैसे ही उपचार जादू का प्रभाव हुआ, वह अपने अग्नि तत्व रूप में बदल गई। केंट ने उसे चेतावनी दी कि वह अपना ड्रैगन रूप या अर्ध ड्रैगन रूप न ले, क्योंकि वह जानता था कि उस पर नजर रखी जा रही थी। टॉवर ने उसे सूचित कर दिया था कि लेडी वेरी, या जैसा कोई उसे बुलाए, प्रोटेक्टर वेरी आसपास थी और सब कुछ देख रही थी। जहां तक इंग्रिड की बात थी, वह अपने संकर रूप में थी, जहां वह एक शून्य प्राणी और एक मानव दोनों थी। लिलियन की तरह केंट ने उसे अपने शून्य शिकारी को बाहर न निकालने के लिए कहा। वह बहुत अधिक उजागर करना होगा। हालांकि सेक्ट मास्टर जैसे नीच व्यक्ति को संभालने के लिए यह पर्याप्त था। यूनिटी बस एक तरफ खड़ी रही, शांति से अपनी 3 अत्यधिक शक्तिशाली बहनों को सेक्ट मास्टर को संभालते हुए देखती रही। तुमने शक्ति की अपनी भूख के कारण कुछ लोगों को बहुत दुखी किया है। यही कारण है कि तुम मरने से पहले पीड़ा सहोगे, और खुद को मारने के बारे में मत सोचना। मेरी उपस्थिति में मृत्यु केवल मेरी सुनती है, नियोमी ने कहा, और यहाँ तक कि केंट भी ठंडक महसूस कर सकता था। लेकिन यह मृत्यु की संतान के रूप में उसकी एक क्षमता थी। शारा की उपस्थिति में कोई खुद को नहीं मार सकता। उनमें खुद को मारने की इच्छा नहीं होगी, या वह है जो मारने के लिए होती है। फिर यह शुरू हुआ। वह आगे बढ़ी और अपना भला घुमाया, सेक्ट मास्टर को अपना स्टाफ उठाने के लिए मजबूर किया, लेकिन इससे पहले कि वह बचाव कर पाता, कहीं से एक भला निकला और उसकी तरफ से गुजरते हुए एक गहरा घाव कर दिया। इंग्रिड नियोमी से दूर थी, लेकिन शून्य के कारण उसका हमला लगा। उसने शून्य के माध्यम से हमला भेजा। आरआरआरजीजीएचएच, सेक्ट मास्टर चिल्लाया जैसे ही उसकी बाईं आंख आग की लपटों में गिर गई। लिलियन, जो भी पीछे खड़ी थी, ने अपना स्टाफ उसकी ओर किया, और जैसे ही उसके स्टाफ में लाल रत्न चमकने लगा, पीड़ा और अधिक तीव्र हो गई। केंट ने आह भरी और काइजो ने सिर हिलाया। उसने और केंट ने सेक्ट मास्टर को अपनी भरपूर यातना दी थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये सुंदरियां इतनी आक्रामक होंगी। मास्टर, शायद हमें लाल आंखों वाली से सीखना चाहिए। मैं बता सकता हूं कि उसके सभी कटुतले हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा है जो मेरी रीढ़ को सिहरन देता है, काइजो ने कहा, जिससे केंट ने सहमति में सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। उसके सभी कट ऐसे स्थानों पर हैं जहां सबसे छोटा कट भी पीड़ादायक होगा। सेक्ट मास्टर शायद उसे और काइजो को वापस मान रहा था, क्योंकि नियोमी और उसकी बहनें उसे और काइजो से कहीं अधिक यातना दे रही थीं। 5 मिनट के भीतर सेक्ट मास्टर कटों से भर गया था और उसका शरीर उस पर किए गए सभी घावों से खून से लथपथ था। यूनिटी बस एक तरफ खड़ी थी, अपनी बहनों को मुस्कान के साथ देख रही थी। तो महिलाओं को इसे समाप्त कर देना चाहिए, केंट ने कहा, और नियोमी उसे देखने के लिए मुड़ी। क्या हमें उसे अभी मार देना चाहिए या उसे वापस लाना चाहिए जब महिलाएं जाग जाएं? सेलिन ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि नारा और जेला आराम कर रही हैं, इसलिए वह ये पता लगाना चाहती थी कि क्या उन्हें ही उस दुष्ट व्यक्ति को मारना चाहिए। बस उसे समाप्त करो। जिस आघात से वे गुजरी हैं वह इतनी आसानी से ठीक होने वाली चीज नहीं है, और मुझे लगता है कि उन्हें खुद इस आदमी को मारने के लिए कहना कुछ अप्रिय यादें वापस लाएगा।
इसलिए उसे मार डालो, कैंट ने आह भरी। उसकी पहली योजना दोनों महिलाओं को सेक्ट मास्टर को मारने देना थी, जैसे एलिना ने तुरंत के साथ किया था, लेकिन इस पर विचार करने के बाद वह नहीं चाहता था कि वे उसे गुजरें। उसने पहले नारा से पूछा था कि वह सेक्ट मास्टर को कैसे मरते हुए देखना चाहती है, और उसने कहा कि जब तक उसके अवशेष जलकर राख हो जाएं, वह खुश होगी। उसका अस्तित्व हर जगह मिटा दिया जाना चाहिए और उसका नाम फिर से नहीं लिया जाना चाहिए। वह यही चाहती थी और उसे यकीन था कि जेला भी यही चाहती थी। इसलिए ये सबसे अच्छा होगा कि कैंट इसे संभाल ले, उन्हें ऐसा करने देने के बजाय। बस इसे अपने तरीके से करो, कैंट ने कहा, और महिलाओं को बस इतना सुनना था। वॉरकट, नियोमी ने अपना भला घुमाते हुए बुदबुदाया। तुरंत दर्द से भरी एक और चीख सेक्ट मास्टर के मुंह से निकली जैसे ही उसकी बाईं बांह कट गई। डिसइंटीग्रेट, लिलियन ने पीछा किया, और जब इंग्रिड ने उसका हाथ काटा, लिलियन के जादू ने उसकी दोनों आंखों को आग की लपटों में घेर लिया। अंडा तलने की तरह वे तल गईं और उसके चेहरे से गायब हो गईं। स्विंग ऑफ 1000 कट्स, नियोमी ने जारी रखा। अपने भले के एक ही वार के साथ 1000 कट प्रत्येक उसके शरीर में गहरा कट करते हुए सेक्ट मास्टर पर लगे, जिससे उसकी चीख एक बैठी हुई चीख में बदल गई। हॉन्टेड एरो, यूनिटी, जो शांति से अपनी बहनों को देख रही थी, ने सेक्ट मास्टर को भी अपना दर्द महसूस कराने का फैसला किया। उसने एक हमला किया, और जबकि कैंट उसे प्यारी जानता था, उसका तीर ऐसा नहीं था। ये सेक्ट मास्टर के मुंह से होकर गुजरा, उसकी चीख को काट दिया। ये, जैसा कि वे कहते हैं, बहुत भयावह था। इंग्रिड, उसे समाप्त करो। खुशी से इंग्रिड की आंखें गहरी हो गईं, और एक सौम्य कदम के साथ शून्य फिर से फट गया। इस बार ये सेक्ट मास्टर के नीचे फटा, उसे अंदर खींचते हुए। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और यह बंद हो गया। बस उसी तरह सेक्ट मास्टर का शरीर और आत्मा दोनों हमेशा के लिए अनंत काल तक शून्य के अंदर फंसे रहेंगे। वर्षों के दुष्ट कर्मों के बाद दुष्ट सेक्ट मास्टर की किंवदंती समाप्त हो गई। हालांकि उसके पीछे छोड़ा गया दर्द ऐसा नहीं था जिसे एक दिन में मिटाया जा सके। आघात, पीड़ा, यादें, ये ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें आसानी से मिटाया जा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो स्वयं सेक्ट मास्टर थी, उसका ध्यान रखा गया था, उन लोमड़ियों के कारण जिन्होंने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि उसे सबसे पीड़ादायक तरीके से भेजा जाए। इंग्रिड, नियोमी, लिलियन और यूनिटी ने अपनी हत्या बहुत अच्छी तरह से की, इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि ऐसी बुराई वापस लौटने का रास्ता खोज ले। अब दुष्ट सेक्ट मास्टर की विरासत हमेशा के लिए शून्य के अंदर रहेगी। कैंट, जो महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों को देखकर केवल आह भर सकता था, मुड़ा और अपनी नजर से परे फैले समुद्र के विशाल विस्तार की ओर देखने लगा। तो ये है डार्कसी, उसने कहा, पहले से ही उस समय की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह इसे पार करेगा और इसके खतरों को देखेगा। ये वह समुद्र था जो विभिन्न महाद्वीपों को विभाजित करता था, और इसके भीतर हजारों भयानक समुद्री जीव थे। कुछ और मिनटों तक इसे देखने के बाद उसने आह भरी और इंग्रिड की ओर मुड़ा। कृपया हमें वापस ले चलो, प्रिय। इंग्रिड ने सिर हिलाया, और अगले ही सेकंड उसने शून्य खोला और उन सभी को उसके माध्यम से खींच लिया। यह उनके पीछे बंद हो गया, केवल युद्ध से हुई गड़बड़ी को एक अनुस्मारक के रूप में छोड़ दिया कि क्या हुआ था। उनके जाने के बाद साम्राज्य रक्षक प्रकट हुआ। वे महिलाएं कौन हैं और वे कहां से हैं? उन्होंने जो प्रदर्शन किया था वह उसे यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त था कि वे सामान्य मनुष्य नहीं थीं। उस बच्चे और उसके आसपास के लोगों के बारे में ऐसा क्या है? पहले वह क्रूर था, अब ये 4 महिलाएं। कैंट ने कुछ उल्लेखनीय कौशल दिखाए थे जिसने उसे स्तब्ध कर दिया था, लेकिन अंत में ये यूनिटी, इंग्रिड, नियोमी और लिलियन थी जिन्होंने उसकी रुचि पकड़ी थी और उसे कई चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन चूंकि उसके सवालों का जवाब देने के लिए वहां कोई नहीं था, वह केवल आह भर सकती थी और जा सकती थी। वह कैंट पर नजर रखेगी और शायद अगर वह योग्य थी तो वह एक दिन उनके बारे में कुछ सीख लेगी। कैंट और महिलाएं भूमिगत गुफा के अंदर फिर से प्रकट हुईं, जहां वेड्रिस्ट, साइलारा, अंकल ड्रू और वेल उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अपना कार्य पूरा करने के बाद सेडेन और 3 सोल सेंटिनल्स पहले ही टॉवर के अंदर वापस आ चुके थे। हम इस रक्त कड़ाही के साथ क्या करें? अंकल ड्रू ने पूछा। चलो इसे नष्ट कर देते हैं, कैंट ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अभी सेक्ट मास्टर मर चुका था, इसलिए उससे जुड़ी हर चीज को पूरी तरह से मिटा दिया जाना था। तो मुझे करने दो। इंग्रिड आगे बढ़ी और फिर से शून्य खोला, कड़ाही को अंदर खींच लिया। ये तुम्हारा बहुत सुविधाजनक है, इंग्रिड, कैंट मुस्कुराया। तो मिशन समाप्त हो गया। हम सभी को टॉवर के अंदर वापस जाना चाहिए। मैं सेक्ट में वापस जाऊंगा और बाद में तुमसे जुड़ूंगा। उन्होंने सिर हिलाया और चले गए। कैंट ने आह भरी और स्वॉर्ड गेट वापस चला गया, जहां उसने तुरंत टॉवर में प्रवेश किया। वह हरेम टॉवर के अंदर प्रकट हुआ और जल्दी से महिलाओं को इन पूल में पाया। वहां पहुंचकर उसने नारा और जेला को बेहोश देखा। उनके बगल में मारा और कैमिला थी, जो उनके ठीक होने पर उनके शरीर को सहारा दे रही थी। वे कैसी हैं? कैंट ने पूछा। सभी शारीरिक और आंतरिक घाव ठीक हो चुके हैं। अभी वे केवल सो सकती हैं और जब चाहे जाग सकती हैं, एल्सा ने उत्तर दिया, जिससे कैंट ने सिर हिलाया। वे इतनी नींद की हकदार हैं। वे जिससे गुजरी हैं उसके बाद मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वे पूरे 1 या 2 महीने सोती हैं। उसने एक गहरी सांस ली। यदि तुम चाहो तो अपने प्रशिक्षण में वापस जा सकती हो, क्योंकि वे थोड़ी देर के लिए सोएंगी। हम उनके जागने की प्रतीक्षा करेंगे, सेलिन ने उत्तर दिया, और महिलाओं ने सहमति में सिर हिलाया। कैंट ने सिर हिलाया। तो उस स्थिति में मैं कुछ चीजों में व्यस्त रहूंगा, इसलिए जब वे जागे तो मुझे बताना। उन्होंने सिर हिलाया और वह चला गया। वह स्वॉर्ड टॉवर वापस गया। वह बैठ गया और उसे प्राप्त संदेशों को बाहर निकाला। सबसे पहले उसने जो देखा वह क्वेस्ट पूर्ण होने का संदेश था। बधाई हो क्वेस्ट, बुराई के साथ टकराव पूरा करने पर आपके पुरस्कार जारी कर दिए गए हैं। पुरस्कार प्राप्त हुए 20 मिलियन टॉवर पॉइंट्स, ट्रू नेम टोकन 5, मेमोरी की 1। योजना अपनी महिलाओं के ट्रू नेम को जगाने से पहले इस क्वेस्ट को पूरा करने की थी। हालांकि उसे यह अन्य माध्यमों से ट्रू नेम टोकन प्राप्त करने के बाद करना था। अब उसके पास 5 और ट्रू नेम टोकन है। इसका मतलब है कि वह 5 और महिलाओं को जगा सकता है, ये देखते हुए कि उसने पहले से ही वेल, अलीना, मारा और कैमिला के लिए प्रावधान कर दिए हैं। यहाँ तक कि वेक्स्ट्रा के पास भी अपने नाम पर एक ट्रू नेम टोकन है, जिसका वह उपयोग करेगा जब वह अगली बार उससे मिलने जाएगा तो उसे टॉवर के अंदर लाएगा। उसने सोचा कि क्या वह अगली यात्रा के दौरान उसे टॉवर के अंदर रख सकता है, लेकिन गया ने समझाया कि यह एक प्रक्रिया होनी चाहिए क्योंकि वह एक उच्च दुनिया से थी। इस प्रक्रिया में एक चैनल बनाना शामिल था जिसका उपयोग वह टॉवर में प्रवेश करने के लिए कर सकती थी। वह प्रक्रिया तब शुरू होगी जब कैंट अगली बार उससे मिलने जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि जल्द ही उसके पास अपने लिए एक विशेष ट्रू नेम होगा। इसके अलावा अब उसके पास 3 मेमोरी कीज हैं। इसका मतलब है कि जेस तलवार पूर्वज के रूप में अपने अतीत के बारे में और अधिक जानने की उसकी संभावना निश्चित है। अजीब तरह से सभी 3 कुंजियां जेस्ट नाम के साथ कोड चिन्हित की गई हैं, जिसका अर्थ है कि उनका उपयोग केवल जेस्ट के रूप में उसकी यादों के लिए किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वह परेशान था या कुछ और, यह उसके लिए अपनी तलवारबाजी प्रतिभा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त था।
उसने पहले ही प्रभाव देख लिए थे जब उसने पहली मेमोरी की का उपयोग किया था, इसलिए जबकि वह जानता था कि यह एक सहज यात्रा होगी, वह सोचने से खुद को नहीं रोक सकता था कि आगे क्या होगा। वह निस्संदेह इसके बारे में उत्साहित था। ये सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह वैध था। ये बहुत अच्छा है, वह मुस्कुराया, फिर उसी क्वेस्ट में अगले संदेशों को देखा। जोड़ी गई अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण अब जब वह 30 दिनों के भीतर बचाव पूरा करने में सफल हो गया था, उसे अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त हुए। सेलेस्टियल ड्यू ऑफ रीबर्थ X2, मेमोरी की कियोस ड्रैगन, अनडेड स्कीमेटिक क्रिएटर X2, अनडेड स्कीमेटिक X2, डेंगॉन सीकर कार्ड अपग्रेडर, डेंगॉन मास्टर टोकन X4, एसएस रैंक डेंगॉन सीकर कार्ड एक डेंगॉन। धत्तेरे की सबसे पहले कैंट के पास अब 10 से अधिक डेंगॉन मास्टर कार्ड हैं जो उसे हर आखिरी मंजिल को साफ करने के बाद 10 से अधिक डेंगॉन का दावा करने की अनुमति देंगे। इसका मतलब ये भी है कि जिस क्षण वह सभी मंजिलों को साफ करेगा और उनका दावा करेगा, उसके पास बाद में युद्ध में सभी आखिरी मंजिल के बॉस को बुलाने का मौका होगा। स्पष्ट रूप से कैंट जानता था कि यह ब्रह्मांड उसे एक ऐसा प्रस्ताव देने की कोशिश कर रहा था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता, और वह ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगा। किसी भी साफ किए गए डेंगॉन की आखिरी मंजिल के बॉस को बुलाने की क्षमता रखना ऐसी चीज थी जिसके लिए कोई भी साधक मर मिटता। हालांकि उसके पास केवल एक जलता हुआ प्रश्न था जिसका उत्तर उसे चाहिए था। या उसने पुकारा। ब्रह्मांडीय लोली अपनी बहन अकीरा के साथ प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था कि वे किसी झगड़े के बीच में थी, लेकिन जैसे ही वे प्रकट हुई वे तुरंत चौकस हो गईं। कैंट ने बस अपना सिर हिलाया उनके भावों को देखते हुए। वे ब्रह्मांड में सबसे पुराने हैं, फिर भी वे बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। मुझे बताओ, गया एक डेंगॉन का दावा करने के बाद मान लीजिए एक डेंगॉन जहां आखिरी मंजिल का बॉस पीक रूट ट्रांसेंडेंट स्टेज पर है, क्या यह मंजिल बॉस रूट असेंशन स्टेज तक बढ़ जाएगा यदि मैं बाद में डेंगॉन को अपग्रेड करूं? मेरे पास अभी तक दावा नहीं किए गए डेंगॉन को अपग्रेड करने के साधन हैं, तो पहले से दावा किए गए डेंगॉन को अपग्रेड करने का भी कोई तरीका होना चाहिए, है ना? कैंट एक लालची कमीना था। वह जानता था कि एक ट्रांसेंडेंट इस निम्न स्तर की दुनिया में उसके लिए सहायक हो सकता है। हालांकि जिस क्षण वह किसी उच्च दुनिया में पहुंच जाता या खुद को किसी उच्च दुनिया में किसी क्वेस्ट पर पाता, एक ट्रांसेंडेंट उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। इसका मतलब था कि इस दुनिया को छोड़ने के बाद उसे डेंगॉन को छोड़ना होगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। जिन डेंगॉन का वह दावा करेगा वे उसके अनडेड पत्नियों और सेना के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में काम करेंगे। वह जानता था कि उसकी सेनाएं जल्द ही सैकड़ों में पहुंच जाएंगी और उसे उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक तरीके की आवश्यकता होगी। ये डेंगॉन काम आएंगे, लेकिन जैसा कि अभी समाप्त हुए क्वेस्ट के साथ हुआ, जब साइलारा प्रकट हुई, युद्ध समाप्त हो गया। इसलिए स्पष्ट रूप से वह ऐसे डेंगॉन चाहता था जहां वह साइलारा जैसे किसी को उन प्रतिद्वंद्वियों का सामना करने दे सके जिनके खिलाफ वह आलस नहीं कर सकती। दावा किए गए डेंगॉन को अपग्रेड करना अगली सबसे अच्छी चीज थी जिसकी वह उम्मीद कर सकता था। यदि वह डेंगॉन को अपग्रेड करता रह सकता तो इसका मतलब था कि उसके पास कभी भी प्रशिक्षण मैदान की कमी नहीं होगी। मास्टर को चिंता नहीं करनी चाहिए। जब आप अपने पहले डेंगॉन का दावा करेंगे तो आप जान जाएंगे कि इसे कैसे अपग्रेड करना है। बेशक एक स्पॉइलर के रूप में आपको लाखों टॉवर पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, तो उस बारे में बहुत अधिक चिंता न करें। उस स्थिति में क्यों ना मैं डेंगॉन सीकर कार्ड को TIS में अपग्रेड करूं ताकि मेरे पास 10 डेंगॉन हो सके जिनके आखिरी मंजिल के बॉस पीक रूट असेंशन स्टेज पर हो। उसने कार्ड अपग्रेड किया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मेरे पास अब ये कार्ड है जो मुझे 10 डेंगॉन तक पहुंच देगा, एक और TIS कार्ड और अब TISS कार्ड के लिए एक और पुरस्कार। इसका मतलब है कि मैं 11 TIS रैंक डेंगॉन और एक SS रैंक डेंगॉन का दावा कर सकता हूं। बधाई हो मास्टर, गया और अकीरा दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा। कैंट मुस्कुराया और अनडेड स्कीमेटिक क्रिएटर कार्ड और अनडेड स्कीमेटिक कार्ड उनमें से 4 निकाले और अकीरा को दे दिए। तुम पहले से ही जानती हो कि क्या करना है। अकीरा मुस्कुराए और कार्डों को स्टोर कर लिया, जिससे गया ने संकुचित अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। अकीरा ने बस उसे टाल दिया। यदि गया खाली होती तो शायद वह उन्हें उनके बीच बांट देता, लेकिन क्योंकि उसके पास 2 और प्रशिक्षण टावरों पर काम करना है, अकीरा के पास सभी 4 कार्ड होंगे। वैसे गया, क्या टॉवर सिटी तैयार हो जाएगी जब तक दोनों महिलाएं जागेंगी? कैंट ने पूछा। ये तैयार है मास्टर, आपने मुझसे बचाव मिशन से पहले इसे पूरा करने को कहा था, इसलिए मैंने इसे पूरा कर दिया। हम आपके पुरस्कारों और बाकी संदेशों की जांच करने के बाद इसका पता लगा सकते हैं। कैंट ने सिर हिलाया और फिर बाकी पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित किया। अपने दूसरे जीवन की यादों के लिए एक नई मेमोरी की। ओह, ये बहुत सुविधाजनक है। मैं आखिरकार अपने ड्रैगन पक्ष के बारे में और अधिक जान सकता हूं और यह मेरी खेती को कैसे प्रभावित करेगा। कैंट मुस्कुराया। एक बार फिर बधाई हो मास्टर, इस कुंजी के साथ आप एक क्यूज ड्रैगन के रूप में अपनी क्षमता का एहसास करेंगे। गया मुस्कुराए। यह उसका क्षण था क्योंकि जब कैंट ने पहली कुंजी का उपयोग किया था तो वह क्यूज ड्रैगन के प्रति जुनूनी थी। वह उसे ड्रैगन बनते देखना चाहती थी। अब उसका सपना साकार होने वाला था। कैंट ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार पर ध्यान केंद्रित किया। शायद उसे पहले उसकी जांच करनी चाहिए थी। सेलेस्टियल ड्यू ऑफ रीबर्थ, एक ओस जो सेलेस्टियल फ्रूट ऑफ रीबर्थ से एकत्र की गई है। इसे पीने से व्यक्ति पुनर्जन्म से गुजरता है। जो लोग इसे पीते हैं उन्हें एक शुद्ध आत्मा मिलती है, पिछली कमजोरियां दूर हो जाती हैं और उनकी क्षमता आसमान छूती है, जिससे वे पिछली सीमाओं को आसानी से तोड़ सकते हैं। वाह, यदि यह सिर्फ ओस है तो मुख्य फल कैसा दिखेगा और व्यवहार करेगा। स्पष्ट रूप से कैंडिया की ओर मुड़ा, जिसने बस मुस्कुरा दी। मैं एक ब्रह्मांडीय बुनकर हूँ मास्टर, लेकिन ब्रह्मांड अभी भी मुझे नियंत्रित करता है और जैसे सब कुछ मेरे द्वारा नहीं लिया जा सकता। तो मुझे ऐसे मत देखो। यदि तुम सेलेस्टियल फ्रूट ऑफ रीबर्थ चाहते हो तो सेलेस्टियल गार्डन्स में जाओ। मुझे यकीन है कि उस जगह की रक्षा करने वाली कुतिया तुम्हें देखकर खुश होगी। कैंट उसके चेहरे पर चिढ़ा देख सकता था, इसलिए वह जानता था कि वह गंभीर फिर भी उदासीन थी। इससे वह सेलेस्टियल गार्डन के बारे में सोचने लगा। काश उसे उस स्थान के आसपास के खतरों के बारे में पता होता तो वह अल्केमी के देवता के प्रति सहानुभूति रखता, जो कुछ 100,000 साल पहले वहां एक दुर्भाग्यपूर्ण शिकार था। लेकिन चूंकि वह ये नहीं जानता, वह इसे केवल कठिन, बहुत कठिन तरीके से इन दिनों में सीखेगा। शायद वह उसे सीधा कर देगा। अकीरा, इन 2 ओसों को सेलिंग को भेज दो। उसे उन्हें नारा और जेला को देना चाहिए। चूंकि उनकी आत्माएं और नींव हिल चुकी हैं, यह उनके लिए एक बड़ी मदद होगी। अकीरा ने 2 ओसों को एक जैद की बोतल में लिया और गायब हो गई। वह हरेम टॉवर के अंदर प्रकट हुई, जहां महिलाएं पूल के अंदर थीं, दोनों महिलाओं की देखभाल कर रही थीं। मास्टर ने कहा कि तुम्हें ये दोनों महिलाओं को देना चाहिए। अकीरा ने बोतलें सेलिंग को सौंप दी। वह अब क्या कर रहा है? नियोमी ने पूछा। चलो बस इतना कहें कि मास्टर एक ऐसी जगह जाने की योजना बना रहा है जहां उसे नहीं जाना चाहिए।
लेकिन चूंकि हम उसे एक पल के लिए पीड़ित देखना चाहते हैं, हम उसे नहीं रोकेंगे। अकीरा मुस्कुराई, जिससे महिलाओं ने अपनी बाहें उठा लीं। बस उसे ऐसी जगह मत भेजो जहां से वह हमारे पास एक टुकड़े में वापस नहीं आ सकता, नियोमी ने कहा। अकीरा ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया और कैंट के पास वापस गायब हो गई, जो अगले क्वेस्ट की समीक्षा करने वाला था जिसे उसे शुरू करना था। जैसे ही उसने इसे खोला, उसकी मुस्कान जम गई। कैंट जिन सभी चीज़ों की उम्मीद कर रहा था, उनमें से उसे जो क्वेस्ट मिला था वह उनमें से एक नहीं था। उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी और लंबे विवरण पढ़ने के बाद वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। आपको एक ब्रह्मांड क्वेस्ट प्राप्त हुआ है। क्वेस्ट नाम, ग्रे डस्ट का छाया संरक्षक। क्वेस्ट प्रकार, विश्व क्वेस्ट। क्वेस्ट कठिनाई, आपदा। ग्रे डस्ट कभी एक हलचल भरी दुनिया थी जो अरबों डस्टबोन से भरी हुई थी, गहरी छायादार त्वचा और चमकदार बैंगनी या लाल रंग की आंखों वाले मनुष्य। यहाँ लाखों शक्तिशाली साधक थे। दुनिया फल फूल रही थी और हर कोई खुश था। हालांकि उनके पास केवल एक ग्रह रक्षक था, लेकिन जिस खतरे का वे सामना कर रहे थे वह ऐसा नहीं था जिसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता हो। वे सबसे शांतिपूर्ण थे जितना आप मान सकते थे, लेकिन वह सब 200 साल पहले तब चकनाचूर हो गया जब ग्रे क्वींस की ऑब्सिडियन डार्क डेमन एंड क्वीन एल्सन ने इस शांतिपूर्ण दुनिया पर आक्रमण किया और सब कुछ बदतर के लिए बदल गया। अरबों नहीं बच पाए क्योंकि युद्ध की भयावहता बहुत विनाशकारी थी। युद्ध 200 दिनों तक चला और जब वे अंततः एंड क्वीन को मारने में सफल हुए तो उनके 90% योद्धा समाप्त हो चुके थे और 60% जाति नष्ट हो चुकी थी। लेकिन वे जीत गए, जैसा होना चाहिए था। हालांकि क्वीन के मरने से पहले उसने उनके लिए एक पैकेज छोड़ दिया। एंड कॉलोनी पीछे छोड़ दी गई थी और इसे 75 साल पहले परिपक्व होना था, जिसमें कुख्यात एंड किंग केतु और उसके हजारों ऑब्सिडियन डार्क डेमन वॉरियर्स को वह समाप्त करना था जो उसने शुरू किया था। हालांकि ब्रह्मांड ने उचित अवसरों में विश्वास किया, इसलिए उसने कॉलोनी को एक डिनबॉन में बदल दिया ताकि डस्ट की दुनिया को एक मौका मिल सके और उस पर प्रतिबंध लगा दिए जो इसे डिस्बोन को कोई नुकसान पहुंचाने से रोकते थे। उन्हें पहले बढ़ना होगा और अपनी ताकत वापस उस स्तर तक बनानी होगी जहां वे ऐसे छिपे हुए खतरे का सामना कर सकें। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है। 2 साल पहले एंड किंग केतु ने कोर फॉर्मेशन स्टेज में प्रवेश किया। इस प्रकार यह उस स्तर तक बढ़ गया है जहां एंड डिनबॉन के प्रतिबंध अब इसे रोक नहीं सकते। 2 वर्षों में प्रतिबंध टूट जाएंगे और डस्ट की दुनिया में अब तक का सबसे शक्तिशाली प्राणी मुक्त हो जाएगा, जिसमें सैकड़ों रूट सॉवरेन, हजारों रूट असेंशन और दसियों हजार रूट ट्रांसेंडेंट उन पर टूट पड़ेंगे। ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि डिस्बोन ब्रह्मांड के साथ एक हैं और जैसे उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको फिर से एक संरक्षक बनना होगा और उन पर एक आपदा आने से रोकना होगा। ब्रह्मांड ने आपको इन आतंकों के खिलाफ अपना हथियार बनने के लिए चुना है। आपके पास इस खतरे से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए 2 साल हैं कि डस्ट की दुनिया, जो अपने ऊपर मंडरा रहे ऐसे खतरे से अनजान है, कभी नहीं जान पाई कि वह एक बड़ी आपदा से बाल बाल बची है। नीचे डिनबॉन के विवरण और क्वेस्ट पूरा करने के पुरस्कार दिए गए हैं। रैंक, एसएसएस स्तर 32, शक्ति स्तर, रूट ट्रांसेंडेंट कोर फॉर्मेशन। आप अपनी इच्छा से डिनबॉन में प्रवेश कर सकते हैं। बस इच्छा करें और आप अंदर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। हर स्तर को साफ करने के लिए पुरस्कार होंगे, लेकिन नीचे पूरे डिनबॉन को साफ करने के बाद कुल पुरस्कार दिए गए हैं। उनके छिपे हुए पुरस्कारों का मतलब है कि वे क्वेस्ट समाप्त होने के बाद प्रकट किए जाएंगे। पुरस्कार, 1 बिलियन टॉवर पॉइंट्स, ट्रू नेम टोकन 20, 5 डेस्टिनी मेमोरी कीज यूनिटी, 10 मेमोरी कीज 4 अलग अलग अवतार, असेंशन प्लेटफॉर्म। छिपे हुए पुरस्कार 10। कैंट स्तब्ध रह गया क्योंकि यह उसके जैसे किसी के लिए बहुत अधिक था। फिर भी वह जानता था कि ऐसा होना ही था जब वह ब्रह्मांड का पुत्र बना और उसे ब्रह्मांड क्वेस्ट पूल प्रदान किया गया था। लेकिन अब जब उसे यह क्वेस्ट मिल गया था, वह बता सकता था कि मामला गंभीर हो गया था। एक एसएसएस रैंक क्वेस्ट हो, यह बहुत बड़ा है, उसने आह भरी। मैं यह नहीं कहूंगी कि मास्टर दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह आपके लिए एक बड़ा अवसर है। संभावनाएं वास्तव में आपके खिलाफ हैं, लेकिन ये आपको आने वाले खतरों के लिए तैयार करेंगी। सैकड़ों सॉवरेन का सामना करना आपके लिए उन संभावनाओं के खिलाफ अपनी ताकत मापने का एक अच्छा तरीका होगा जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही आपको अपने एंडेड के लिए कुछ अच्छे सॉवरेन शरीर मिलेंगे। मैं पहले से ही सैकड़ों एंडेड योद्धाओं को आपके आदेश पर चलते हुए देख सकती हूँ। लेकिन यदि यह सब नहीं है तो इस एंड किंग को हराने के बाद आपके पास न केवल एक कोर फॉर्मेशन स्टेज योद्धा होगा जो आपके बुलावे पर होगा, बल्कि आपके पास एक शक्तिशाली डिनबॉन भी होगा जिसमें भविष्य की सेनाएं प्रशिक्षण ले सकेंगी। अभी के लिए अच्छी योजना बनाएं और दृढ़ संकल्प के साथ इसका सामना करें। पुरस्कार इतने अच्छे हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, गया ने कहा, और कैंट केवल सिर हिला सकता था। जैसा उसने कहा, यह उसके लिए एक बड़ा वरदान था, क्योंकि यह वह जगह है जहां मामला गंभीर हो जाता है। यदि वह सर्वनाश के लिए तैयार होना चाहता है तो उसे इस क्वेस्ट के खतरों का सामना करना होगा। इसके अलावा आपके पास पहले से ही 6 और एंडेड बनाने के लिए सामग्री है और 12 डिनबॉन है जिनका उपयोग आप इस क्वेस्ट शुरू होने से पहले अपनी महिलाओं के साथ प्रशिक्षण के लिए कर सकते हैं। 2 साल टॉवर के अंदर 40 साल से अधिक है, इसलिए आपके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। बस अपने टॉवर का अच्छा उपयोग करें, क्योंकि यह आपके लिए एक बड़ा खेल है और आपको इसे खेलना होगा। अकीरा ने भी अपनी आवाज़ जोड़ी और कैंट केवल मुस्कुरा सकता था। तुम दोनों सबसे अच्छी हो। मुझे लगता है हमें आप तीनों बहनों को फिर से मिलाने के लिए आगे डोरी को बचाना होगा। बेशक, हम सबसे अच्छी हैं, और ओसालसी के बारे में चिंता मत करो, देवता भी उसे नहीं मार सकते। कैंट मुस्कुराया। वह जानता था कि यदि यह क्वेस्ट वैसी ही थी जैसा वर्णित किया गया था, तो यह ब्रह्मांड को यह साबित करने का उसका मौका था कि वह फिर से संरक्षक बनने के योग्य था। चलो शहर का पता लगाते हैं, कैंट ने सुझाव दिया और दोनों लोलियों ने सिर हिलाया। क्वेस्ट एक अच्छा था, लेकिन इसके पीछे की प्रणाली कुछ सरल नहीं थी। ब्रह्मांड के केंद्र में बैठी सुंदर महिला ने कैंट के चेहरे पर तैयार अभिव्यक्ति देखकर मुस्कुरा दी। कुछ नियति याद रखने और फिर से जागृत होने के लिए होती हैं। यूनिटी की छवि प्रकट हुई। उसने एक बार अपने लोगों के लिए अपनी जान दे दी थी, और अब एक ऐसी दुनिया जिसने भी अपना संरक्षक खो दिया है ने उसकी नियति को ट्रिगर कर दिया है। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वह कभी धनुष के साथ एक योद्धा के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि वह ब्रह्मांड में सबसे अच्छी तीरंदाज थी। वह लव के रूप में जानी जाती थी, वह संरक्षक जिसने अपने लोगों के लिए अपनी जान दे दी। अब उसे अपनी नियतियों को जागृत करना होगा और वह बनना होगा जो वह कभी थी और जो उसे बनना था। उसने अपनी उंगली चिटकाई और ब्रह्मांड में दूर एक डिनबॉन के अंदर पहली मंजिल पर एक कुंजी प्रकट हुई, जो एक स्तर 3 रूट ट्रांसेंडेंट ऑब्सिडियन डार्क डेमन वॉरियर एंड के शरीर में प्रवेश कर गई। तुम्हारा निशाना तुम्हारी नियति का निर्धारण करेगा, बहन। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब तुम जागोगी। सब कुछ समाप्त करने के बाद कैंट और 2 ब्रह्मांडीय प्राणी टॉवर सिटी में टेलीपोर्ट हो गए। गया ने सुनिश्चित किया कि वे शहर से कई किलोमीटर दूर एक पहाड़ की चोटी पर प्रकट हो, जहां सब कुछ दिखाई देगा। वास्तव में जिस पहाड़ पर वे प्रकट हुए वह शहर का हिस्सा है, क्योंकि इसमें एक बगीचा है जिसमें कई फल पहले से ही पके हुए हैं।
बगीचा विश्राम के लिए बनाया गया था। इसका मतलब है कि वह और उसकी महिलाएं अगर दृश्य चाहें तो वहां आ सकते हैं। लेकिन दृश्य प्रचुर मात्रा में है क्योंकि वह शहर जिसे वह देख रहा था वह ऐसा कुछ नहीं था जो ब्रह्मांड में कहीं भी पाया जा सके। गया एक ब्रह्मांडीय बुनकर है। वह इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ देख सकती है और यदि अनुमति दी जाए तो इस ब्रह्मांड के बाहर भी। इसका मतलब है कि उसके पास हर गांव, कस्बे, शहर, देश, दुनिया, तारा क्षेत्र, आकाशगंगा और पूरे ब्रह्मांड को जब चाहे देखने की शक्ति है। और इसलिए उस टॉवर सिटी बिल्डर का उपयोग करके जो कैंट ने उसे दिया था, उसने ब्रह्मांड के अरबों दृश्यों में से देखा और चुना और अपना खुद का बनाया। बादलों में इमारतें, हाँ बादलों में इमारतें हैं, नदियाँ, पुल और वह सब कुछ जो आप आधुनिक दुनिया से उम्मीद करेंगे वहाँ पाया जा सकता है। वहाँ जड़ी बूटी के बगीचे, खेती के स्वर्ग, सराय और वह सब कुछ है जो एक खेती की दुनिया प्रदान करती है। उसने सब कुछ एक साथ मिलाकर कैंट के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदल दिया। कैंट जब पहली बार टॉवर को जगाना चाहता था तो वह एक आधुनिक दुनिया और एक खेती की दुनिया को एक साथ लाना चाहता था। वह उन दोनों को अपने टॉवर में विलय करना चाहता था जिसका केवल वह और उसके लोग आनंद लेंगे। मूल रूप से वह कई संस्कृतियों को एक में मिलाना चाहता था और इसे वास्तविकता बनाना चाहता था, और अभी गया ने वह शुरू कर दिया है। पृथ्वी के कुछ सांस्कृतिक पहलू वहां देखे जा सकते हैं, कुछ अन्य हैं जिनके बारे में वह बाद में जानेगा। हीरे के मैदान, कांच जैसा वातावरण, हरे भरे बगीचे, ये सब की शांति और वह खुशी जो वह ये सब देखकर महसूस कर रहा था। ये सुंदर है, कैंट कहने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने पड़े स्वच्छ, आधुनिक, भविष्यवादी फिर भी मध्यकालीन हरे भरे शहर को देखा। जब इमारतें बनाने की बात आती है तो मैं तुम्हारी लड़की हूँ मास्टर। गया ने अपनी छाती बाहर निकाली, ये दिखाते हुए कि नई चीजें बनाने के मामले में वह वास्तव में लड़की थी। तुम वास्तव में सबसे अच्छी हो। मैं बता सकता हूँ कि तुमने इसमें बहुत कुछ लगाया है। हालांकि मेरे पास एक प्रश्न है। कैंट ने अजीब तरह से गया की ओर देखा। उसने कुछ ऐसा देखा जो स्पष्टीकरण की मांग करता था। उस द्वार पर तुम्हारी एक छवि क्यों है जिस पर लिखा है शेरिफ गया? मुझे याद नहीं कि मैंने तुमसे टेक्सास की एक प्रतिकृति बनाने को कहा था। चूंकि तुम चीजों में व्यस्त हो, मैं केवल कदम बढ़ा सकती हूँ और इस शहर के कानून के रूप में कार्य कर सकती हूँ। मेरे आसपास होने से यहाँ कानून और व्यवस्था होगी, लेकिन शहर खाली है। हमारे और महिलाओं के अलावा कोई और नहीं जानता कि ऐसा एक राजसी स्थान मौजूद है। अभी के लिए ये केवल वे लोग हैं जिन पर तुम इस दुनिया को दिखाने के लिए पर्याप्त भरोसा करते हो। लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो, ये केवल मानव महाद्वीप है। वहाँ एक पूरी दुनिया है जहाँ तुम नए लोगों से मिलोगे। कुछ को तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी, ऐसी स्थिति में तुम उनके संरक्षक बन जाओगे। तुम्हें जानते हुए और महिलाएं आएंगी और इसका मतलब है शहर को भरने के लिए और लोग। तुम्हारे पास लीजन टॉवर भी है जहाँ तुमने पहले से ही अपनी सेना बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि तुमने उनके लिए बैरक बनाने की योजना बनाई थी, ये शहर उनके लिए एक विश्राम स्थल की तरह होगा। मैं और सूचीबद्ध कर सकती हूँ, लेकिन जितना अधिक तुम इस दुनिया का पता लगाओगे और यहाँ तक कि उच्च दुनिया में चढ़ोगे उतने ही अधिक लोग तुम्हारे दायरे में होंगे। तुम्हें अभी इसे देखने की जरूरत नहीं है, भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। इसका मतलब है जब समय आएगा तुम्हें एक कानून प्रवर्तक की आवश्यकता होगी, और उससे बेहतर कौन कर सकता है शहर की मेयर। ये लड़की, गया की प्यारी मुस्कान ने अकीरा को उसकी नाक चिकुटी काटने का मन किया, लेकिन वह जानती थी कि गया सहज रूप से उसे मुक्का मार देगी और यह टॉवर के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बस इतना जान लो कि इस शहर के मेयर और शेरिफ के रूप में तुम इसके विकास और वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हो। इसे चालू रखने और बढ़ते रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मेरे पास एक उदारदाता है तो चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आने वाले वर्षों तक शहर बढ़ता रहे। वह मुस्कुराई और कैंट बस मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि उसके टॉवर पॉइंट्स मुसीबत में थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। जल्द ही वह टॉवर पॉइंट्स में तैर रहा होगा, इसलिए वह केवल उसे जो चाहे करने दे सकता था। आओ इसे देखें इससे पहले कि हम महिलाओं को लाएं। इस प्रकार ड्रैगन और उसके 2 सहायकों ने शहर का दौरा शुरू किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए। रेस्तरां एंड्रॉइड का उपयोग करके संचालित किए जाएंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास अभी तक कोई निवासी नहीं है, वे सभी खाली हैं। कैंट ने सिर हिलाया। पृथ्वी पर वापस कुछ रेस्तरां में रोबोट वेटर के रूप में काम करते थे, इसलिए वह जानता था कि इसे लागू किया जा सकता है। बेशक वह जानता था कि एंड्रॉइड मूल रूप से मशीन के रूप में मनुष्य हैं, क्योंकि उसने अपनी एक फिल्म में उस विषय पर प्रयोग किया था। फिल्म लिखने में मुझे बहुत मजा आया। ओह, मुझे निर्देशक होना कितना याद आता है। उसका दिमाग वापस उस समय भटक गया जब वह पृथ्वी पर एक निर्देशक था। अब वह एक खेती की दुनिया में था और वह इससे परेशान नहीं था। अगर कुछ भी हो तो वह महिलाओं के साथ रहने की क्षमता रखने के लिए बहुत अधिक उत्साहित था। कुछ सेकंड के लिए अतीत को याद करने के बाद वे आगे बढ़े और थोड़ी देर के लिए शहर का पता लगाते रहे। जब वे समाप्त कर चुके तो वे पहाड़ के बगीचे में वापस आ गए। मुझे ये पसंद है। अब हरेम टॉवर के निर्माण पर भी काम करो। तुम पहले से ही जानती हो कि क्या करना है, तो इसे पूरा करो। गया ने सिर हिलाया। मैं शहर में कुछ आत्मा धागे बुन सकती हूँ जिससे जो लोग इसमें रहेंगे वे ब्रह्मांड की आत्मा ऊर्जा के साथ अधिक सामंजस्य बना सकेंगे। इसका मतलब है कि हर कोई जो थोड़ी देर के लिए इस शहर के अंदर रहेगा स्वचालित रूप से एक आत्मा साधक बन जाएगा। अकीरा ने प्रस्ताव रखा और कैंट ने तुरंत स्वीकार कर लिया। ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो, लेकिन पहले क्यों न हम तीसरा अंडे बनाने चलें और फिर हम डोरी को बचाने जा सकते हैं, तुम्हारी बहन को। काश कैंट को पता होता कि जब अकीरा ने उससे पूछा था तो उसने जिस वर्ग की कल्पना की थी वह एक दिन इतना राक्षसी बन जाएगा, शायद वह इससे कहीं अधिक मानता। अकीरा ने उसे बताया था कि जब वह पहली बार बुलाई गई थी तो वह क्या कर सकती थी, लेकिन उसके सबसे साहसी सपनों में भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब उसने एक ऐसा वर्ग मांगा जहां वह एक अंडेज सेना बना सके तो ये परिणाम होगा। लेकिन अब पैनल के सामने खड़े होकर और एक नया अंडेज बनाते हुए कैंट अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। इस बार अंडेज एक पुरुष होगा, अकीरा ने कहा, एक अंडेज स्कीमेटिक निकालते हुए जिससे उसने ब्रह्मांड द्वारा बनाए गए एक पहले से ही अद्वितीय अंडेज को संशोधित किया था। अंडेज स्कीमेटिक के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यह केवल एक तरह का अंडेज बनाता है। उनका कोई दूसरा संस्करण नहीं है क्योंकि वे केवल कैंट और केवल कैंट के लिए अद्वितीय हैं। अकीरा ने कार्ड सक्रिय किया जिससे एक आकृति का प्रक्षेपण प्रकट हुआ। यह अपनी छवि से ही बहुत खतरनाक लगता है। मुझे आश्चर्य है कि उसमें किस तरह की शक्तियां होंगी, कैंट ने बुदबुदाया, एक लंबी आकृति को देखते हुए जिसकी सफेद और लाल त्वचा थी और उसके माथे पर 2 बड़े सींग थे। उसके पास भी काइजो जैसी क्रूर ताकत होगी, लेकिन काइजो के विपरीत जो अपनी मूर्तियों का उपयोग करता है, यह अपने हथियार के रूप में जंजीरों का उपयोग करेगा। और क्योंकि वह अंधकार क्रिस्टल और डोमेन क्रिस्टल के एक टुकड़े से बनाया जा रहा है, उसमें साइलारा की तरह ही रसातल के प्रति एक लगाव भी होगा। हालांकि यदि मैंने जो संशोधन किए हैं वे पूरी तरह से एकीकृत हो जाते हैं तो वह बहुत अलग होगा। मूल रूप से आपको एक और शक्तिशाली आकृति मिलेगी जिसका उपयोग आप अपने क्वेस्ट के लिए कर सकते हैं।
ये सुविधाजनक है, तो चलिए निर्माण प्रक्रिया शुरू करते हैं। फौज जीवित हो गया और प्रक्रिया शुरू हो गई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सभी आवश्यक वस्तुएं जोड़ दी गई हैं, कैंट ने प्रक्रिया शुरू कर दी। हम इसको भी 48 घंटे लगेंगे। यदि मैं टॉवर के अंदर रहूं तो ये काफी समय होगा। उसने अपने सिर के पीछे खुजली की। क्यों ना हम पहले तुम्हारी बहन को बचाने चलें। दोनों महिलाएं अभी भी नहीं उठी हैं, तो हम समय को कुछ उत्पादक करने में बिता सकते हैं। उसके साथ दोनों महिलाओं ने सिर हिलाया और वे फौज से बाहर निकल गए और पहाड़ के बगीचे में वापस आ गए। आप उसे कैसे बचाने जा रहे हैं मास्टर? गया ने पूछा। जवाब में कैंट ने अपने पास मौजूद 2 कार्डों में से एक निकाला। ब्रह्मांड से एक इच्छा करके। बिल्कुल, कैंट मुस्कुराया। उसे 2 कार्ड मिले थे जो उसे इच्छा करने की अनुमति देते थे और ब्रह्मांड उसे पूरा करेगा। उसके पास पहले से ही एचेंड्रेस के साथ 2 इच्छाएं बची हैं, लेकिन ये अलग हैं और अभी वह केवल एक का उपयोग डोरी पर करना चाहता है, तीसरी बुनकर, जो मन की बुनकर है। लेकिन उससे पहले तुम इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देती? कैंट ने उनकी ओर देखा। गया सचमुच ब्रह्मांड में चलने वाली हर चीज को देख सकती है। तुम सचमुच भाग्य के धागे बुन सकती हो यदि तुम चाहो। इसका मतलब है कि तुम्हारी बहन, एक बुनकर, भी अत्यधिक शक्तिशाली है। तो वह उस कारागार से क्यों नहीं भाग सकती जिसमें वह थी? दूसरा, तुम उसे उसी तरह क्यों नहीं उठा सकती जैसे तुम खजानों के साथ करती हो? गया ने उसे बताया था कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था और उसके विवरण से ये स्पष्ट था कि उसे पकड़ लिया गया था। लेकिन वह एक मन की बुनकर है। कोई ऐसा व्यक्ति जो भागने के लिए अपनी सोचने की क्षमताओं का उपयोग कर सकता है, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? दूसरा, वह मूर्ख नहीं है। वह जानता था कि यदि वह वर्षों तक कठिन प्रशिक्षण लेता तो उसकी दोनों महिलाओं में से किसी एक को हराने की संभावना मूल रूप से अस्तित्वहीन होती। उसे यह बताने के लिए किसी जिन की आवश्यकता नहीं है। फिर यदि ऐसा है तो वह उस कारागार को क्यों नहीं उड़ा सकती जिसमें वह थी और भाग क्यों नहीं सकती? और अंत में, यदि गया उसे देख सकती है और जानती है कि वह कहाँ है, तो वह उसे आलू की बोरी की तरह क्यों नहीं उठा सकती? इन सवालों को वास्तव में पूछे जाने की आवश्यकता है और कैंट उन्हें अभी पूछ रहा है। आपके प्रश्नों के उत्तर काफी सरल हैं। एक बुनकर इस ब्रह्मांड में किसी के खिलाफ अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। मैं एक ब्रह्मांडीय बुनकर हूँ, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं आसानी से एक देवता को मार सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी उपस्थिति का एहसास कराए बिना उन्हें देख सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हमला कर सकती हूँ और उन्हें मार सकती हूँ। जैसे ही मैं ऐसा करूंगी, मैं अब बुनकर नहीं रहूंगी। लेकिन उसके बिना भी मेरे पास हमला करने या किसी के खिलाफ अपनी शक्तियों का उपयोग करने की शक्ति नहीं है, यहाँ तक कि अपनी बहनों के खिलाफ भी नहीं। पहला, यदि डोरी अपने पकड़ने वालों के खिलाफ अपनी शक्तियों का उपयोग करती तो वह उस दुनिया के ताने बाने को और अधिक नुकसान पहुंचाती जिसमें वह थी, और शायद उसके जाने बिना ही कई लोग मर जाते। यह एक बुनकर की शक्ति है। हमें पूर्ण प्राणियों के रूप में बनाया गया है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो हम शक्तिहीन बच्चे हैं। मेरा एक मुक्का आकाशगंगाओं को तोड़ सकता है, लेकिन ऐसा करना इस ब्रह्मांड के लिए बहुत बुरा होगा क्योंकि हम ब्रह्मांड के मूल से बनाए गए हैं। शायद यदि हम इस ब्रह्मांड की सीमाओं के बाहर हैं तो हम स्वतंत्र रूप से अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंदर होने पर इसका मतलब होगा कि हम इस ब्रह्मांड को नष्ट कर रहे हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। मुझे लगता है कि मुझे इसका सार समझ में आ गया। उस स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में तुम दोनों अपनी शक्तियों का उपयोग मेरी सहायता के लिए नहीं करोगी। मैं इस बात से खुश नहीं होऊंगा कि तुम मुझे बचाओ जबकि लाखों या शायद अरबों मर जाएं, कैंट ने कहा और दोनों महिलाओं ने सिर हिलाया। सच कहूं तो वह नहीं चाहता था कि 2 छोटे मनुष्य युद्ध के लिए उसके हथियार बने। गया सचमुच टॉवर के कारण उसके और उसकी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण स्थान बना रही है और अकीरा उसके व्यक्तिगत कौशल और वर्ग शिल्पकार की तरह है। उनसे युद्ध करने के लिए कहना बहुत स्वार्थी होगा। मुझे लगता है कि मैं अब इच्छा करूंगा और देखूंगा कि यह हमें कहाँ ले जाती है। वह कार्ड पर अपना खून टपकाता है और अपनी इच्छा जोर से कहता है। मेरी इच्छा है कि तीसरी बुनकर, मन की बुनकर, को ब्रह्मांड में जहां भी वह है बचाया जाए और उसकी बहनों के पास लाया जाए। कार्ड तुरंत चमक उठा और कैंट की दृष्टि के सामने एक संदेश प्रकट हुआ जिससे उसने अपने सिर के पीछे खुजली कर ली। ब्रह्मांड ने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। ब्रह्मांड आपके अनुरोध को बहुत बेशर्म मानता है, इसलिए आपको एक क्वेस्ट मिला है। क्वेस्ट नाम, डोरी को बचाना। क्वेस्ट प्रकार, उन्मूलन। क्वेस्ट कठिनाई, बहुत उच्च। डोरी नामक व्यक्ति को क्रिम्सन वाइपर्स द्वारा बंदी बनाकर रखा गया है, जो विभिन्न जानवरों से मिलकर बनी एक कुलीन डाकू सेना है। वे गांधी घाटी से गुजरने वाले सभी लोगों के लिए एक खतरा हैं। उनके हथियारों से हजारों मारे गए हैं और उनकी विश्वासघाती वजह से कई परिवार बन गए हैं। उसे बचाने के लिए आपको क्रिम्सन वाइपर्स को नष्ट करना होगा और सभी कैदियों को मुक्त करना होगा। याद रखें, उनमें से सबसे मजबूत 3 ऑर्क हैं। सभी रूट सॉवरेन स्टेज पर हैं। उनके अलावा 10 रूट असेंशन और 56 रूट ट्रांसेंडेंट हैं। बाकी सिर्फ छोटे प्राणी हैं। पुरस्कार, 20 मिलियन टॉवर पॉइंट्स। डेनगॉन मास्टर कार्ड X3। अनडेड स्कीमेटिक क्रिएटर, डेनगॉन सीकर कार्ड अपग्रेडर X2। छिपा हुआ पुरस्कार। ये बहुत सुविधाजनक है, कैंट मुस्कुराया, ये जानते हुए कि यह उस तरह से नहीं था जैसे उसने इच्छा के जाने की उम्मीद की थी। उसने उम्मीद की थी कि डोरी को उड़ाकर टॉवर के अंदर उसके पास लाया जाएगा, लेकिन अब उसे एक मिशन शुरू करना होगा। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि ब्रह्मांड उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। अजीब बात है, वह इसे मनोरंजक पा रहा था। आपके मिशन के लिए शुभकामनाएं मास्टर। मैं पहले से ही देख सकती हूँ कि आप मजे कर रहे हैं। गया और अकीरा खिसियाई। भले ही यह मिशन उनकी बहन को बचाने के बारे में था, लेकिन ये समझ में आता था, ये देखते हुए कि एक देवता भी डोरी को नहीं मार सकता, भले ही वह फूलों के लिए भी हानिरहित हो। इसका मतलब है कि एक और अरब वर्षों तक वह नहीं मरेगी जब तक कि यह ब्रह्मांड अभी भी मौजूद है। कैंट ने नाक सिकोड़ी और अब मिशन को निपटाने का फैसला किया, ये देखते हुए कि उसे वहां जाने के लिए एक पोर्टल खोलने की शक्ति मिल गई थी जहां उसे जाना था। अपने एंडेड और दूसरों के साथ अपने संबंध का उपयोग करते हुए उसने काइजो, साइलारा, वेड्रिस, अंकल रूक, सेडेन और 3 सोल सेंटिनल्स को पहाड़ के बगीचे में बुलाया। उसने उन 4 युद्ध गुड़ियों को भी जोड़ा जो उसने दुष्ट सेक्ट के साथ अपनी लड़ाई के दौरान खरीदी थी। क्या हम एक मिशन पर जा रहे हैं मास्टर? काइजो ने तुरंत पूछा जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुआ। हाँ, एक नया मिशन आया है और यह इस दुनिया से बाहर का है। तो तुम सभी को तैयार रहना चाहिए। हम जानवर मनुष्यों की दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन खेलने के लिए नहीं, बल्कि हम कुछ लोगों को मारने जा रहे हैं। कैंट मुस्कुराया। मैं पहले से ही तैयार हूं और कुछ खोपड़ियां तोड़ने के लिए तैयार हूं। काइजो की मुट्ठी बिजली से चटकने लगी। आराम करो काइजो, निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तुम्हें पहले विवरण देखना होगा। कैंट ने अपने एंडेड और नाइट राइडर्स के साथ क्वेस्ट का विवरण साझा किया। अजीब बात है, वह 3 सोल सेंटिनल्स के साथ भी ऐसा कर सकता था। वे एल्सा के सोल सेंटिनल्स हैं, लेकिन उसके पास वही अधिकार है जो एल्सा के पास उन पर है।
ये वास्तव में कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ आप और मैं एक सॉवरेन को संभालेंगे, वेड्रिस दूसरे को संभालेगा और साइलारा आखिरी को लेगी। यह एक वार्म अप की तरह होगा जब हम फिर से चमगादड़ से मिलेंगे। काइजो ने पहले ही अपनी युद्ध योजनाएं तैयार कर ली थी और बाकी ने सिर हिलाया। काइजो सही कह रहा है, मैं 2 असेंशन को संभाल सकता हूँ, मेरे हेल डेमन बाकी को संभाल सकते हैं। सेडेन और तीनों धातु की गुड़ियों के साथ ट्रांसेंडेंस को संभाल सकते हैं। छोटे प्राणियों को मेरे वाहन द्वारा संभाला जा सकता है जो मेरी तरह ट्रांसेंडेंट बन गया है। अंकल ड्रू भी युद्ध योजना को पसंद करते थे। आपकी महिलाओं के बारे में क्या? मैं बता सकती हूँ कि लाल आंखों वाली लड़ाई से प्यार करती है, तो उसे क्यों नहीं लाते? साइलारा अजीब तरह से नियोमी को आना चाहती थी, लेकिन कैंट ने सिर हिलाया। हालांकि वह नाराज होगी जब वह सुनेगी कि एक लड़ाई थी और उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। वह वर्तमान में अपनी बहनों की मदद कर रही है जिन 2 महिलाओं को हमने बचाया है उनकी देखभाल करने में, इसलिए हमें यह उसके बिना करना होगा। इसके अलावा इस मिशन के बाद हमें दिनगॉन का पता लगाना है, इसलिए उसे जल्द ही लड़ने के लिए बहुत सारी लड़ाइयां मिलेंगी। उन सभी ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया। उस स्थिति में हम इस मिशन को शुरू करने के लिए तैयार हैं मास्टर, काइजो ने कहा और बाकी ने फिर से सिर हिलाया। बहुत अच्छे। कैंट ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक पोर्टल खुल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कदम रखा और उसकी सेना के बाकी लोग उसके पीछे हो लिए। जैसे ही वे पोर्टल से गुजरे वे एक अलग पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुए जहां जंगल का एक बड़ा विस्तार दूर दूर तक फैला हुआ देखा जा सकता था। जंगल में अधिकांश पौधों के पत्ते गुलाबी थे और हवा में ऊर्जा उस दुनिया की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी जिसमें कैंट रहता है, सोनिक्स। उसने अपनी एन्चांटेड आइज का उपयोग करके तुरंत दुनिया को स्कैन किया। उसने ये आंखें एचेंट्रस से किंगडम बिल्डर किताबों को अवशोषित करने के बाद प्राप्त की थीं। वह क्वेस्ट भी लंबित है क्योंकि वह जानता था कि एक दिन एचेंट्रस उसका एहसान मांगेगी और वह उसे ठुकरा नहीं सकता। लेकिन अभी के लिए वह केवल लाभों का आनंद ले सकता है। दुनिया का नाम फेडोरा। रैंक उच्च, सबसे मजबूत अस्तित्व, अत्याचारी और राजा बलमा, स्तर 6 आत्मा स्वामी। मैं जानता हूं कि आप सभी इस दुनिया की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दुनिया एक उच्च दुनिया है जबकि जिससे हम आए हैं वह एक मध्यम दुनिया है, कैंट ने कहा। लेकिन जल्द ही हम एक उच्च दुनिया में चढ़ेंगे और भी उच्च रैंक की दुनियाओं की यात्रा शुरू करेंगे। तो अब इसका एहसास करो क्योंकि तुम्हें बाद में और मिलेगा। उसने अपना ध्यान वापस संदेशों के अगले सेट पर केंद्रित किया जो सभी दुनिया के बारे में थे। मूल रूप से यह एक ऐसी दुनिया है जो जानवरों और राक्षसी जातियों द्वारा शासित है। उनके पास विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, प्रत्येक के पास इस दुनिया में निहित एक ताकतवर व्यक्ति है। हालांकि सबसे मजबूत अस्तित्व अत्याचारी और राजा बलमा है, एक शक्तिशाली प्राणी जिसका अत्याचार दूर दूर तक फैला हुआ है। वह इस दुनिया के अधिकांश हिस्से पर शासन करता है और जबकि अन्य ताकतवर व्यक्ति हैं उसकी ताकत के कारण वे केवल उसे प्रणाम कर सकते हैं। इससे कैंट को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और अपनी भावनाओं के अनुसार जब उनके सामने जंगल का विवरण प्रकट हुआ तो उसे अपना जवाब मिल गया। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर, कैंट मुस्कुराया जिससे उसकी सेना ने उसे अजीब तरह से देखा। हम जिसे बचाने आ रहे हैं वह उस दिशा में सबसे गहरी कारागार में है। हालांकि इससे पहले कि हम उस तक पहुंच सकें हमें पहले 3 और जनरलों को मारना होगा जो स्तर 3 के सॉवरेन हैं। अब बुरी खबर, इस दुनिया पर एक ऐसे व्यक्ति का शासन है जिसके एक हमले से भी हम जीवित नहीं बच सकते। और यदि हम 3 स्तर 3 और जनरलों में से एक को भी मारते हैं तो वह इसे महसूस करेगा और हमारे पीछे आएगा। कैंट ये कहते हुए मुस्कुरा रहा था। कोई पहले से ही उसकी आंखों में पागलपन देख सकता था। मैं आपके बारे में नहीं जानता मास्टर, लेकिन मैं ऐसा अस्तित्व देखना चाहता हूं और शायद 1 या 2 मुंह के भी बदलना चाहता हूं, काइजो ने कहा और एक पागल की तरह कैंट की मुस्कान खिल उठी। चलो चलते हैं, हमें 3 ओर्क मारने हैं। मेरा कहना है कि हमें उन लोमड़ी लड़कियों को खा जाना चाहिए जिन्हें हमने 3 दिन पहले उठाया था, एक बाघ जानवर ने एक दूसरे बाघ से कहा जो एक दीवार के ऊपर खड़ा था, डाकू ठिकाने के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। नेता ने कहा कि उन्हें कल व्यापारियों को बेच दिया जाएगा कि ओर्क राजा ऐसा चाहता है, दूसरे बाघ जानवर ने कहा। वे दोनों अपने मानवीय रूप में हैं ताकि वे हथियार चला सकें। वे 2 बड़ी तलवारें चला रहे हैं। यदि यह ओर्क राजा का आदेश है तो इस पर बहस करने की कोई बात नहीं है। आखिरकार हम उसके लिए काम करते हैं और मैंने सुना है कि वह जल्द ही एक और दुनिया पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। उसने अपनी सेनाओं को वहां टेलीपोर्ट करने का एक तरीका खोज लिया है। तो हमें एक अच्छी लड़ाई मिलेगी। मुझे किसी के साथ अच्छी लड़ाई हुए काफी समय हो गया है। दोनों बाघ अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्कता बनाए रखते हुए बातें करते रहे। इस बीच उनसे 2 किलोमीटर दूर कैंट और उसकी सेना रुक गए और रूट ट्रांसेंडेंट संरक्षकों द्वारा संरक्षित ऊंची दीवार को देखने लगे। मैं दीवार के चारों तरफ खड़े इनमें से 8 बाघों को देख सकती हूँ, साइलारा ने कहा, उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। यह एक आसान समाधान है, कैंट ने कहा निक्सिरा की ओर देखते हुए। क्या तुम उन्हें संभाल सकती हो? मैं कर सकती हूँ, सोल सेंटिनल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। तो हम तुम्हारे संकेत की प्रतीक्षा करेंगे। निक्सिरा ने सिर हिलाया और छाया के साथ चल दी। जल्द ही वह दीवार के पास पहुंच रही थी जहां दोनों बाघ अनजान थे। मेरा कहना है कि हम इस एक का इंतजार करें और अगर 1 घंटे के भीतर कुछ नहीं होता है तो हम झपकी ले सकते हैं, बाघ जानवर ने कहा और कुछ और जोड़ने ही वाला था कि उसके दोस्त के गले पर एक खंजर आ गया। इससे पहले कि वह चिल्ला पाता उसका दोस्त मर चुका था और उसका गला भी कट चुका था। निक्सिरा उसकी छाया से प्रकट हुई और दीवार की दूसरी ओर सरक गई। अपने शरीर को छाया में लपेटे रखा था कि कोई उसकी उपस्थिति को महसूस न कर सके। लेकिन अगर कोई उसे महसूस भी कर सकता तो वह 3 और खोते जो अब एक निश्चित कमरे में शराब पी रहे थे, उनके पास आ रहे खतरे से अनजान। इसमें 1 मिनट से भी कम समय लगा लेकिन सभी 8 संरक्षक मारे गए और निक्सिरा ने संकेत दे दिया, तुम योजना जानते हो, बाकी सभी को देखते ही मारा जा सकता है लेकिन 3 ओर्कों को पहले वश में किया जाना है। हम उन्हें मिशन समाप्त करने के बाद मार देंगे। उन्होंने सिर हिलाया। अंकल ड्रू ने अपना मुखौटा निकाला और उसे पहन लिया जिससे उन्हें एक भयानक उपस्थिति मिल गई। अजीब बात है, जैसे ही उन्होंने मुखौटा पहना उनकी ताकत आसमान छू गई। फिर उन्होंने अपनी उंगलियां चटकाईं और 8 आकृतियां, सभी गहरे रंग के कपड़े पहने हुए, उनके चेहरे पर हुड और मुखौटे लगे हुए प्रकट हुई। 2 रूट असेंशन है और 6 रूट ट्रांसेंडेंट हैं। जल्द ही मिलते हैं। अंकल ड्रू और उनके 8 नर दैत्य गायब हो गए और अगले ही सेकंड एक विस्फोट ने क्रिम्सन वाइपर्स के किले को हिला दिया। चीजों को तोड़ने का समय आ गया है सब लोग। काइजो दूसरा था जो गया और जैसे ही वह पहुंचा एक स्तर 3 सॉवरेन ओर्क अपने बदसूरत चेहरे पर पहुंच चढ़ाए हुए प्रकट हुआ। काइजो ने समय बर्बाद नहीं किया और उस पर मुक्का मारा जिससे वह उड़ गया। कैंट ने सिर हिलाया, अपने क्रूर को वह मुक्का मारते हुए देखा इससे पहले कि वह भी आंख मारकर गायब हो गया। जब तक वह पहुंचा साइलारा ने दूसरे ओर्क को भी अलग कर लिया था और वेड्रिस तीसरे का सामना कर रहा था।
सेडेन और सेंटिनल्स 4 युद्ध गुड़ियों के साथ भी कार्रवाई में उतर गए और बस ऐसे ही क्रिम्सन वाइपर्स का किला घेराव में आ गया। टेम्पेस्ट फिस्ट, काइजो दहाड़ा, और जैसा वह क्रूर था उसकी मुट्ठी बिजली से चटकने लगी जैसे ही वह और पर उतरा जिसने एक बड़ा भला उठाया था। उसका शरीर एक शक्तिशाली पीली ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा था। काइजो, उसे उस भले से तुम्हें छेदने मत देना, ये जहरीला है। कैंट ने अपने क्रूर एंडेड को सावधान किया जिसने सिर हिलाया और कैंट के अपना रैपिड स्वॉर्ड स्लैश चलाने के लिए काफी तेजी से खुद को दूर कर लिया। जबकि हमला और को पीछे धकेलने में प्रभावी था, इसने बहुत कम या कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन यह उम्मीद की जा रही थी, ये देखते हुए कि वे एक सॉवरेन से लड़ रहे थे। बेशक कैंट निराश नहीं था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके हमले का इतना कम प्रभाव होगा। हालांकि जैसे ही उस हमले ने और को पीछे धकेला, काइजो को एक अवसर मिला और उसने उसे नहीं छोड़ा। पियर्सिंग फिस्ट, बिजली ने उसकी बांह को ढक लिया और नुकीले दस्तानों में जम गई। खा लो यह कमीने। उसकी मुट्ठी अंदर घुस गई और एक भले से छेदने की तरह उसने और की छाती में एक छेद खोद दिया, जो किले के बाहर गिरने के बाद दर्द से चिल्लाया। गुलाबी जंगल के एक विस्तृत क्षेत्र को साफ कर दिया। कैंट ने अपनी तलवार उठाई और उसमें अपनी ऊर्जा प्रवाहित की। फिर एक शक्तिशाली प्रहार करते हुए ऊर्जा का एक चौड़ा चाप निकला। ओर्क ने हमला देखा, उससे मिलने के लिए अपना भला घुमाया, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपना बचाव कर पाता, उसने देखा कि कैंट हवा से गायब हो गया था। अगले ही सेकंड उसके उजागर घुटने पर एक दर्दनाक कट लगा जिससे दर्द की एक और चीख निकल गई। तुम लोग कौन हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम भगवान बल्मा के अधिकार में हैं? तुम हमें नहीं मार सकते। ओर्क, जिसे कैंट और काइजो ने हमला करने की अनुमति भी नहीं दी थी, बोला, केवल यह महसूस करने के लिए कि काइजो की मुट्ठी फिर से उसके चेहरे पर जोर से लगी। चिंता मत करो भाई, हमें तुम्हारे मालिक की कोई परवाह नहीं है। तो चुप रहो और पीड़ा सहो, काइजो ने मुस्कान के साथ कहा। यहाँ तक कि कैंट भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। इससे और दहाड़ उठा क्योंकि उसका शरीर ऊर्जा में फट गया, अब पीले रंग का गहरा रंग उत्सर्जित कर रहा था, जो दिखा रहा था कि उसने एक संवर्धन कौशल सक्रिय कर लिया था। दोनों सतर्क हो गए, उनका प्रतिद्वंद्वी अब बहुत अधिक खतरनाक था। इस बीच साइलारा, जो दूसरे ओर का सामना कर रही थी, उस दयनीय कमीने के साथ आनंद लेती दिख रही थी। उसके पंजे शक्तिशाली लाल रसातल ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे जैसे वह उस दयनीय ओर्क को काट और छेद रही थी जो ऐसे राक्षस का सामना करने के लिए दुर्भाग्यशाली था। ओर्क के शरीर पर गहरे कट देखे जा सकते थे जो दिखा रहे थे कि वह अपने हमलों में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। बेशक वह नहीं छोड़ रही थी, उसके सामने का प्राणी एक सॉवरेन था जो स्तर 3 तक पहुंच चुका था। खेलना केवल मूर्खता होगी। पास में वेड्रिस ने पहले ही ओर्क की एक बांह काट दी थी। ओर्क के शरीर से खून बह रहा था जैसे वह लड़खड़ा रहा था, निहत्था था। युद्ध पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ था, फिर भी वेड्रिस, रसातल शूरवीर, ने ओर्क की हथियार चलाने वाली बांह को काटकर अपनी लड़ाई समाप्त कर दी थी। वेड्रिस अपने मिशन के साथ समाप्त कर चुका था। वह बांह जो कभी हथियार रखती थी, जा चुकी थी। इसे साबित करने के लिए वेड्रिस ने अपने शून्य ब्लेड को घुमाकर एक चौड़ा तलवार चाप छोड़ा। तलवार का चाप तलवार छोड़ते ही गायब हो गया। इससे पहले कि ओर्क इसे महसूस कर पाता, एक शक्तिशाली कट उसकी छाती पर लगा जिससे वह उड़ गया। वह जमीन पर गिरा बेहोश। कैंट और उसकी टीम ने ठीक उस समय हमला करना चुना जब रात हो रही थी। यह इसलिए नहीं था कि वे अंधेरे की आड़ का उपयोग करना चाहते थे। नहीं, यह एक जानबूझकर की गई योजना थी ताकि उसके 2 नाइट राइडर्स अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकें, क्योंकि वे रात के लिए बने थे। अंकल ड्रू और सेडेन रात में अमर होते हैं, जिसका मतलब है कि रात के दौरान उनके मरने की संभावना 1% से भी कम है। इसलिए जैसे ही उन्होंने हमला किया, उनकी पूरी ताकत बढ़ गई और रात की सवारी करते हुए सेडेन मौत की अग्रदूत की तरह थी। वह रात के साथ चल रही थी और उसके तीर, जो नर्क की आग से बने थे, हवा में दिखाई देने वाली एकमात्र चीजें थीं। उसे 3 सोल सेंटिनल्स और 4 युद्ध गुड़ियों के साथ ट्रांसेंडेंस को संभालने का काम सौंपा गया था। वे बिल्कुल वही कर रहे थे, रात द्वारा भस्म करना। सेडेन केवल उसी कौशल का उपयोग कर रही थी क्योंकि यह व्यावहारिक रूप से उसे रात पर सर्वोच्च अधिकार देता था, जिससे इस कौशल की सीमा के भीतर के लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता था, भले ही उनके पास रात्रि दृष्टि हो। इसलिए अनिवार्य रूप से वह रात का उपयोग अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही थी, उन्हें अंधा बना रही थी। लेकिन जब ऐसा हो रहा था, वह कुछ और भी कर रही थी। वह कुछ को बेहोश कर रही थी। हालांकि वह ऐसा बेतरतीब ढंग से नहीं कर रही थी। नहीं, वह कुछ ऐसा कर रही थी जो केवल नाइट राइडर्स ही कर सकते थे। हर रात सवार के पास नियति का चिन्ह नामक एक क्षमता होती है। ये चिन्ह उन्हें उन लोगों की पहचान करने की अनुमति देता है जो उनकी ताकत में भूमिका निभा सकते हैं। जब अंकल ड्रू ने उन 8 हमलावरों को जो कैंट के पीछे आए थे, नर्क में भेजा था, तो उन्होंने उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए उस क्षमता का उपयोग किया था, और उस प्रश्न का उत्तर वे बैंगनी चिन्ह थे जो अब जमीन पर बेहोश पड़े 13 ट्रांसेंडेंट जानवरों के माथे पर चमक रहे थे। वह अंकल ड्रू के आदेश पर कार्य कर रही थी, जो 10 असेंशन स्टेज जानवरों के साथ भी यही कर रहे थे। सौभाग्य से केवल 6 को मारना पड़ा क्योंकि उनके साथ कोई नियति नहीं जुड़ी थी। लेकिन जब ऐसा हो रहा था, इन दोनों के बीच एक और विकास था जिसने किसी का भी ध्यान आकर्षित किया होता। जबकि सेडेन एक पीक सेज थी, जिस क्षण अंकल ड्रू नर्क से आए, वह रूट सेज स्टेज से रूट ब्रेड सेज के शीर्ष पर पहुंच गई। उसने इस मामले में कैंट को भी पीछे छोड़ दिया क्योंकि अंकल ड्रू अब एक ट्रांसेंडेंट बन गया था। ये कैसे संभव था? ये लाल धागे के कारण था जो अब सेडेन और अंकल ड्रू को जोड़ रहा था, जैसे वे लड़ रहे थे और मार रहे थे। ये धागा एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, उनके बीच ऊर्जा स्थानांतरित करता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे अंकल ड्रू मजबूत होते गए, वैसे वैसे उसके अधीनस्थ सवार भी मजबूत होते गए। लेकिन यह एक तरफा चैनल नहीं था। अंकल ड्रू द्वारा उसे ऊर्जा प्रदान करने के अलावा वह भी उसे ऊर्जा प्रदान कर रही थी, और अब जैसे वे लड़ रहे थे, कोई बता सकता था कि यह चैनल खुला हुआ था और एक बांध की तरह काम कर रहा था। वास्तव में कैंट अभी भी नहीं समझता था कि अंकल ड्रू ट्रांसेंडेंट कैसे बन गया, लेकिन फिर उसने उल्लेख किया कि वहां समय तेजी से चलता है, इसलिए यह असंभव नहीं था। सेडेन और सेंटिनल्स बहुत तेजी से मार रहे थे, जो दिखा रहा था कि वे सभी अपने आप में योद्धा थे। युद्ध गुड़ियां भी अपना उचित हिस्सा मार रही थीं। हालांकि मुख्य कारण जिससे वे तेजी से मार रहे थे, ट्रांसेंडेंस और छोटे प्राणियों की चौंका देने वाली संख्या को देखते हुए, यह था कि वेड्रिस उनसे जुड़ गया था। वेड्रिस ने पहले ही उस सॉवरेन को संभाल लिया था जिसे उसे सौंपा गया था, इसलिए वह उनकी मदद कर रहा था। अंकल ड्रू अपना कार्य समाप्त करने वाले दूसरे थे, इसलिए वह और नर्क दैत्य लड़ाई में शामिल हो गए, और जल्द ही चीखों और पीड़ा की गूंज महसूस की जा सकती थी। इस बीच साइलारा ओर्क को पकड़े हुए नीचे उड़ी, जो कंधे के जोड़ पर उसके पंजे से लटका हुआ था। महिला ने वास्तव में ओर्क को नष्ट कर दिया था, ये साबित करते हुए कि वह एक निर्दयी प्राणी थी। इस बीच कैंट और काइजो आखिरी ओर्क के साथ आनंद ले रहे थे। काइजो अब बिजली के कवच में ढका हुआ था और ओवरड्राइव का उपयोग कर रहा था, जिससे उसकी गति कई गुना बढ़ गई थी। इस बीच कैंट की त्वचा गहरे सुनहरे ड्रैगन तराजू से ढकी हुई थी और उसके दोनों सींग और पंख सक्रिय थे।
जब ओर्क ने अपना संवर्धन कौशल सक्रिय किया तो कैंट और काइजो ने भी अपने सक्रिय कर दिए और उसके कारण वे आखिरी ओर्क को वश में करने में सफल रहे, यहाँ तक कि वे एड्रेस के नक्शे कदम पर चलते हुए कैंट ने उसकी बांह काट दी और काइजो ने उसकी एक आंख को अंधा कर दिया। बूम, एक शरीर जमीन पर गिरा क्योंकि काइजो ने आखिरी ओर पर एक अंतिम शक्तिशाली हमला किया। वह तुरंत बेहोश हो गया। ये संतोषजनक था, काइजो ने अपने कवच को निष्क्रिय करते हुए कहा। कैंट बस मुस्कुराया और अपने ड्रैगन संवर्धन कौशल को निष्क्रिय कर दिया। जब तक वे किले के अंदर पहुंचे, हर आखिरी जानवर मर चुका था, उनमें से केवल 21 बेहोश थे। बेशक 3 ओर्क शामिल नहीं थे। युवा मास्टर, मैं ये जांचना चाहूंगा कि क्या ये 3 नर दैत्यों में बदलने के लिए उपयुक्त हैं? अंकल ड्रू ने पूछा और कैंट ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद अंकल ड्रू ने सिर हिलाया। वे योग्य नहीं है, कैंट ने मुस्कान के साथ कहा। कम से कम तुम्हारे पास 17 ट्रांसेंडेंट और 4 असेंशन हैं, जिसका मतलब है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हें जल्द ही 4 सॉवरेन मिलेंगे। मुझे लगता है कि इस बार जब तुम जाओगे तो तुम्हें फिर से देखने से पहले महीनों या सालों लगेंगे। वास्तव में, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक चौथा सवार नहीं जाग जाता, अंकल ड्रू ने उत्तर दिया। उसकी मुस्कान उसके मुखौटे के पीछे छिपी हुई थी। इसके बारे में चिंता मत करो, जैसे ही वह जागेगी मैं उसका सच्चा नाम बुलाऊंगा, कैंट ने कहा, साइलारा की ओर और फिर खून से लथपथ ओर्क की ओर देखते हुए। क्या वह वास्तव में आवश्यक था? उसने पूछा, जिससे साइलारा मुड़ी और ओर्क को देखा। शायद मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन यह मेरी गलती नहीं है। खून के बिना युद्ध मेरे लिए अर्थहीन है, इसलिए मुझे उसका खून बहाना ही था, उसने उत्तर दिया, जिससे काइजो को लगा कि उसका खून ठंडा हो गया। वह उसकी निर्दयी लड़ाई शैली की गवाही दे सकता था। कैंट मुस्कुराया और प्रवेश द्वार की ओर मुड़ा, जहां सेडेन और निक्सिरा 3 लोगों को ले जा रहे थे। एक युवा लड़की थी जिसके बाल पोनीटेल में बंधे थे और त्वचा तराजू से ढकी हुई थी, लेकिन एक नज़र में कैंट जानता था कि वह वेश में थी। वह एक हरे जंजीर जैसी रस्सी से बंधी हुई थी जो किसी की खेती को दबा देती थी। जैसे ही इन 3 लोगों ने कैंट और उसकी सेना को देखा, वे डर गए। हालांकि पोनीटेल वाली लड़की ने जब कैंट का चेहरा देखा तो मुस्कुरा दी। तुम ही डोरी होगी, कैंट ने कहा। जवाब में उसके हाथों को बांधने वाली रस्सी ढीली हो गई और एक बिगड़ेल बच्चे की तरह लोली कैंट की बाहों में कूद गई। मुझे आपकी याद आई मास्टर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। मुझे अनुमान लगाने दो, अकीरा आपसे मिली और गया के कारण आप अब यहाँ हैं। बेशक 74% संभावना है कि क्वेस्ट पूल ने आपको मुझे बचाने के लिए एक क्वेस्ट दिया। दूसरे शब्दों में, तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा डोरी, कैंट ने बीच में टोक दिया, ये जानते हुए कि जैसा अकीरा और गया ने कहा था, अगर उसने उसे नहीं रोका तो वह बिना रुके बकवास करती रहेगी। आखिरकार वह एक मन बुनकर थी जो जटिल योजनाएं बुनती है और हर चीज के बारे में अधिक सोचती है। आंकड़ों और दिमाग घुमाने वाली बातों के बारे में बात करना उसका मजबूत पक्ष है। अगर कैंट उसे अनुमति देता तो वह बिना रुके बोलती रहती। वे एक निर्जन दुनिया में हैं, इसलिए वह आंकड़ों के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। सेडेन और निक्सिरा द्वारा डोरी और दोनों महिलाओं को बाहर लाने के बाद जब उन्होंने साइलारा को देखा तो दोनों बेहोश हो गईं। कुछ सेकंड बाद अन्य 2 सोल सेंटिनल्स भी 7 और लोगों के साथ लौटे और पहले की तरह जब उन्होंने साइलारा को देखा तो वे बेहोश हो गए। वह भयानक लग रही थी और उसके चारों ओर की रक्त ऊर्जा किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त थी। बेचारी आत्माएं, उन्हें उनके परिवारों से ले जाया गया था और वे कुछ भी नहीं कर सकती थीं, डोरी ने जमीन पर पड़ी 9 आकृतियों को देखते हुए कहा। क्या तुम उन्हें जानती हो? कैंट ने पूछा। मैं केवल इन दोनों को जानती हूँ, उसने उन 2 महिलाओं की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया जो उसके साथ बाहर लाई गई थीं। वे दोनों लोमड़ी जाति की थीं। गहरे बालों वाली लोमड़ियों के एक नेता की बेटी है और वह उसकी सेविका है। क्या तुम उनके साथ ले जाई गई थी? कैंट ने पूछा। हाँ, मैं उनकी एक प्रकार की सलाहकार थी, उनकी कुछ राजनयिक मामलों को संभालने में मदद करती थी। हमने 3 साल तक यात्रा की, लेकिन हमारी एक यात्रा के दौरान लगभग 1 साल पहले हम एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में फंस गए। दुर्भाग्य से हम इस रास्ते पर भटक गए और इसीलिए हम अब यहाँ हैं। 1 साल बहुत होता है। वे तुम्हें बहुत पहले बेच सकते थे या मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि यह उन लोगों से उम्मीद की जा सकती है जो किसी के लिए काम कर रहे हैं। कैंट ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि हम समय पर आ गए, नहीं तो तुम बेच दी जाती। हालांकि तुम इस दुनिया में कैसे आई? कैंट ने पूछा। वह एक लंबी कहानी है, डोरी ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। पता चला कि वह उस दुनिया में तब आई जब उसने पाया कि वे एक अत्याचारी के दमन के अधीन थे। जब वह आई तो अत्याचारी और राजा बल्मा के पास दुनिया पर सर्वोच्च अधिकार था, लेकिन उसकी साजिश और योजना के कारण एक प्रतिरोध उभरने लगा। लोमड़ी नेता हकुन ने ऐसे ही एक प्रतिरोध का नेतृत्व किया। उसने हाल ही में आत्मा स्वामी के रैंक में कदम रखा था। हालांकि वह ओर्क राजा के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन जब बिल्ली जाति ने भी अपने पहले आत्मा स्वामी का स्वागत किया तो आशा आई। वह और राजकुमारी एक गठबंधन पर बातचीत करने के लिए वहां गए थे और यदि वह सफल होता तो उनकी भूमि वापस पाने की संभावना अधिक होती। सौभाग्य से उनका गठबंधन एक वास्तविकता बन गया। अगली थी बाघ जाति, जो भी अपनी भूमि वापस पाना चाहती थी। हालांकि गठबंधन पर बातचीत करने के रास्ते में खरगोश जाति ने उन्हें पहले पा लिया और 1 सप्ताह की लुकाछिपी के बाद वे यहाँ पहुंच गए। उनके परिवारों को पता नहीं था कि उनके साथ ऐसा हुआ है और मन बुनकर होने के कारण हालांकि वह इन लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती थी, वह लोमड़ी जाति से संदेह हटाने में सफल रही। इसका मतलब था कि अगर समय रेखा का सही ढंग से पालन किया गया तो प्रतिरोध अगले 15 वर्षों के भीतर उभरेगा। तो तुम अत्याचारी राजा के खिलाफ प्रतिरोध बना रही थी, कैंट ने मुस्कान के साथ कहा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक विद्रोही होगी। मुझे लगता है कि दिखावे धोखा दे सकते हैं। तारीफ से डोरी के गाल लाल हो गए। मैं बस उनकी मदद करना चाहती थी, ये देखते हुए कि मैं जिस पिछली दुनिया से आई थी वह भी जानवरों की दुनिया थी। तो अब जब तुम आज़ाद हो तो तुम क्या करने का इरादा रखती हो? कैंट ने पूछा। उसने दोनों महिलाओं और फिर उनके साथ 7 अन्य को देखा और आह भरी। उन्हें पहले उनके घरों को वापस भेजा जाना चाहिए। हालांकि अब से 15 साल बाद एक बड़ी लड़ाई होगी और वे हार जाएंगे, क्योंकि जैसे ही खरगोश जाति को बाघ जाति के क्षेत्र के पास हमारी उपस्थिति का एहसास हुआ और राजा को सूचित कर दिया गया था। हालांकि चूंकि तुम अब यहाँ हो, मैं कह सकती हूँ कि अगर प्रतिरोध 15 साल से पहले कुछ भी मूर्खतापूर्ण नहीं करता है, जिसकी मैंने गणना की है कि वह निर्णायक बिंदु होगा, तो तुम उनके लिए पैमाना बदल सकते हो। डोरी मुस्कुराए। मुझे उम्मीद है कि मास्टर एक अच्छी लड़ाई से इनकार नहीं करेंगे। वह कैंट को उसके सभी अवतारों से जानती थी क्योंकि वह शुरू से ही वहाँ थी, इसलिए यह सवाल पूछना वर्षों के अनुभव से आ रहा था। चिंता मत करो, मैं अगले 6 से 10 वर्षों के भीतर चढ़ जाऊंगा, तो तब तक मैं उस तत्व में होऊंगा जो मुझे इस बलमा दोस्त को संभालने की अनुमति देगा। हम केवल उसे कुछ साल पीछे सेट करने का एक तरीका सोच सकते हैं। कैंट मुस्कुराया और वेड्रिस की ओर देखा। डोरी ने भी धातु शूरवीर को देखा जिसके चारों ओर शून्य ऊर्जा थी। क्या मास्टर आत्मा स्वामी पर जहर का उपयोग करना चाहते हैं?
डोरी ने पूछा और कैंट ने सिर हिलाया। जहर प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, ये देखते हुए कि टॉवर की दुकान में दर्जनों हैं और खरीदने के लिए लाखों पॉइंट्स हैं। इसे लागू करना वह जगह है जहां समस्या है। कैंट को करीब जाना होगा और वह एक विकल्प नहीं है, इसलिए अगली सबसे अच्छी चीज़ वेड्रेस है जो शून्य का उपयोग करके हमला कर सकता है। ये देखते हुए कि उसका शून्य पर 30% से कम नियंत्रण है, उसके पास और राजा को चोट पहुंचाने की 21% संभावना है। लेकिन अगर इस बहन और इस भाई को समीकरण में जोड़ा जाता है तो उसके पास उसे जहर देने की 36% संभावना होगी, डोरी ने कहा और कैंट ने आह भरी। केवल 36%, ये बहुत कम है। ये तब है अगर वे अकेले हों। हालांकि सांख्यिकीय रूप से वे केवल वही हैं जो हमला कर सकते हैं और मौके पर नहीं मरेंगे। यह एक आत्मा स्वामी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या होगा अगर हम इन 3 औरकों को मारने से पहले 40 घंटे और प्रतीक्षा करें? मैं जानता हूं कि उनके मालिक जैसे ही उन्हें मारा जाएगा आ जाएंगे और तब तक मेरे पास उनके समान स्तर पर एक और अधीनस्थ होगा। क्या इससे संभावना नहीं बढ़ेगी? इससे वास्तव में संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन इन तीनों को 6 घंटे में एक आपूर्तिकर्ता से मिलना है। यदि वे नहीं मिलते हैं तो ओर्क राजा के समय से पहले आने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए ये केवल अगले 6 घंटों के भीतर ही किया जा सकता है। हम कैंट ने वेड्रेस, साइलारा और काइजो की ओर देखा। तुमने गणना करने वाली महिला की बात सुनी, इस उद्यम में सफल होने की केवल 36% संभावना है। तो चाहे कुछ भी हो, तुम सब केवल एक बार हमला करना अपनी सबसे मजबूत चालों का उपयोग करके। जैसे ही तुम हमला करो तुरंत टॉवर में वापस चले जाना। तीनों ने सिर हिलाया। तो अंकल ड्रू, अपने दिमाग पढ़ने के कौशल का उपयोग करके उनके घरों का पता लगाओ और फिर रात का उपयोग करके उन्हें भेज दो। अंकल ड्रू ने सिर हिलाया और सभी बेहोश कैदियों को ले जाया गया। चलो तैयार हो जाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल के व्लॉगिंग चैनल के बारे में बताने आया हूँ। ये चैनल मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त का है जो दिन रात मेहनत कर रहा है आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने में। तो भाई लोग, मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, प्लीज़ अपने भाई को पूरा सपोर्ट दिखाओ। उनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और उनका हौसला बढ़ाओ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हो पर लाइक्स बहुत कमा रहे हैं। भाई को भूल मत जाना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हम दोनों के चैनल्स को जमकर सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट के लिए सिस्टम लिखें।